अच्छा भाई, नोट का फॉर्मेट बताएं ज़रा। अच्छा पहले मुझे डेफर्ड टैक्स की वर्किंग का फॉर्मेट बताएं। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एज ऑन 31 दिसंबर, ठीक है जी। इसमें अकाउंटिंग वालों की WDV आ जाती हैं, टैक्स वालों की WDV आ जाती हैं, डिफरेंस आ जाता है और टैक्स आ जाते हैं। एक रूल हमने पढ़ा था कि अगर ये ग्रेटर हो तो इसका नाम आपने रखना है टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। इस पर थोड़ी सी मैं दोबारा रोशनी डालूंगा। जो मैंने आपको कहा था कल, बात ज़रा डाइजेस्ट करनी है। CA आ रहा था 18,000 और TB कितना आ रहा था 12,000। इस 6,000 का नाम हमने टैक्सेबल क्यों रखा था, इस पे मैं ज़रा रोशनी डालना चाहता हूँ। आप रोशनी एक्सेप्ट करने वाले जो है वो अपने अंदर मॉलिक्यूल्स ओपन कर लें। ये अगर 31 दिसंबर 15 है तो बता दें फ्यूचर के सालों में अकाउंटिंग वाले कितना डेप्रिशिएट करेंगे। और ये अगर 31 दिसंबर 15 पे हम खड़े हैं तो फ्यूचर के सालों में टैक्स वाले कितना डेप्रिशिएट करेंगे। तो जब फ्यूचर में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 18 होगी और फ्यूचर की टैक्स डेप्रिसिएशन 12 होगी तो फ्यूचर की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टैक्स डेप्रिसिएशन से बढ़ जाएगी। जब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टैक्स डेप्रिसिएशन से बढ़ जाएगी तो टैक्सेबल प्रॉफिट फ्यूचर के बढ़ जाएंगे। तो जब टैक्सेबल प्रॉफिट फ्यूचर में बढ़ेंगे तो फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा। तो आज खड़े होके क्या महसूस करें, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, कि ये डिफरेंस फ्यूचर में टैक्सेबल है, टैक्स देने पे मजबूर करेगा। जब टैक्स देने पे मजबूर करेगा तो टैक्स देने की लाइबिलिटी का नाम क्या है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो हमने कहा था DTL वर्ल्ड TTD, तो TTD के बेटे का नाम DTL रखा है। आप थोड़ा सा लेट हो गए, ये बेटा है, तो DTL TTD का बेटा है। इसका एक ही बेटा है, इसका एक ही बेटा है, अल्लाह ने इसको एक ही बेटा दिया एट द रेट ऑफ 30%। और आखिरी क्लास तक इसका एक ही बेटा रहेगा। CA फाइनल में भी इसका एक ही बेटा होगा। TTD के बेटे का नाम DTL। इन्होंने कोई बात की आपसे, अपने तक ही रखिएगा। अच्छा, तो ये हमने कल जाते जाते बात की थी। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट देन बाप का नाम TTD एंड बेटे का नाम DTL, TTD एंड DTL। अच्छा, अगली बात, ये जो अमाउंट्स निकलती हैं, जैसे ये मिसाल के तौर पे आ गई 1800, तो इनको कहां फेंकते हैं, T अकाउंट में। इनको कहां फेंकते हैं, T अकाउंट में। थर्ड रो में बना दें जगह, फर्स्ट रो में भी एक स्टूडेंट की बना दें। ना नजर आया तो फिर बता दीजिएगा, कुछ और अरेंजमेंट कर लेंगे। सेकंड रो में बना दें। कल से आप लोग इस रो से ना पिछली पे बैठ जाएगा। ओके, अच्छा जी, अब मुझे बता दें 31 12 15 का कैरी डाउन कितना है, कैरी डाउन, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, 31 12 15 का कैरी डाउन 1800, और यही यकम जनवरी 16 का ब्रॉड डाउन 1800। डन, सो दैट वाज ऑल जी। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बढ़ने से प्रॉफिट कैसे ज्यादा होंगे, भाई का सवाल और सर का जवाब। भाई का सवाल यह है कि फ्यूचर में जब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बढ़ेगी तो आपको पता है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन करंट टैक्स की वर्किंग में ऐड होती है। तो ऐड करने वाली चीजें जब बढ़ेंगी और लेस करने वाली चीजें कम होंगी तो टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ेंगे, बढ़ने से टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, कई दफा ना सवाल कोई बड़ा सोच के और बड़ा गौर व फिक्र के बाद और बड़ा सोच साच के और फिर सवाल को पुट करता है, और टीचर कई दफा जो है वो उसका जवाब सिर्फ 2 सेकंड में दे देता है। मिसाल के तौर पे मैं ये कह सकता था कि भाईजान अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी, वो ऐड होती है जिससे टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो इससे आपने ये मतलब नहीं लेना कि टीचर सर से उतार रहा है, जवाब ही उसका इतना है। और जवाब को जितना मर्जी फैला लो, अगर 1 मिनट का सवाल है 1 मिनट का जवाब जरूरी तो नहीं हो सकता 5 सेकंड का जवाब हो। तो ये जी आपको जवाब था मेरा। आप अच्छे हो। ओके
डन जी, मैंने उनको जवाब नहीं दिया, मैंने उनको रिप्लाई किया। अच्छा जी, नोट का फॉर्मेट, नोट का फॉर्मेट, टैक्सेशन, टैक्स, एक्सपेंस। आप क्लास छोड़ते हैं, लम्हों की खता थी, अगले दिन ने सजा पाई। करंट टैक्स, एक्सपेंस और इनका टोटल होता है। इसके बाद रिकॉन्सिलिएशन, पीबीटी, फिर टैक्स रेट और फिर कैलकुलेटर के ऊपर टैक्स। यहां करंट डेफर्ड नहीं होता, यहां बस टैक्स रेट होता है और उसके ऊपर टैक्स निकलता है। पीबीटी पे टैक्स रेट लगा देते हैं कैलकुलेटर पे। डन, ओके। पेज 540, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस वाली और डेफर टैक्स का टी अकाउंट, बस दो वर्किंग। हाँ, ये रिवीजन होगी सारी। अच्छा, क्वेश्चन 5, पेज नंबर 540। एक्रूअल अकाउंटिंग के बारे में आपके वालिदैन ने आपको क्या बताया हुआ है? अगर आप चीजें बेच दें और पैसे ना आए तो इसको क्या कहते हैं? रिसीवेबल। अगर आपने घर किराए पे दिया अभी और अगला बंदा 2 महीने के किराए की इनकम एडवांस में दे जाए तो इसे क्या कहते हैं? अनअर्न्ड। अगर आपने बिजली का बिल इस महीने का पे नहीं किया तो इसे क्या कहते हैं? पेएबल। अगर आपने 31 दिसंबर पे खड़े होके वापडा वालों को अगले साल जनवरी फरवरी का बिल भी दे दिया तो इसे क्या कहते हैं? प्रीपेड। हम प्रीपेड कार्ड खरीदें 31 दिसंबर को रात को 11:59 पे प्रीपेड कार्ड खरीदें तो हम प्रीपेड कार्ड खरीदेंगे, फोन कब करेंगे उससे? अगले साल। इसका मतलब है प्री पे कर दिया। प्रीपेड कार्ड यही होता है ना, प्री पे कर दिया, सर्विस अभी यूज नहीं की, पहले ही पैसे पे कर दिए, हम उसे प्रीपेड कहेंगे। और जो वारिद वाले हैं वो उसको, जो हमने पैसा दिया उनको प्रीपेड कार्ड की मद में, वारिद वाले उसको अनअर्न्ड कहेंगे, अनअर्न्ड कहेंगे। लेकिन अगर हमारा पोस्ट पेड टाइप कोई कलेक्शन है और दिसंबर के महीने मैंने टका के फोन किए और कोई बिल पे नहीं किया तो मैं उसको पेबल कहूंगा और वारिद वाले उसको रिसीवेबल कहेंगे। ये कौन सी दुनिया है? एक्रूअल्स की दुनिया। ये कौन सी दुनिया है? एक्रूअल्स की दुनिया। एक और दुनिया होती थी, वो कौन सी होती थी? वो होती है कैश अकाउंटिंग। कैश अकाउंटिंग। कैश अकाउंटिंग क्या है? जब आप चीज बेचें तब सेल बुक करें, जब पैसे आए तब सेल बुक करें। एक्रूअल अकाउंटिंग और कैश अकाउंटिंग में फर्क। अगर आपके बिजनेस का पहला साल है और बिजली आपने इस्तेमाल की है पूरा साल, तो असूली तौर पे 1 महीने का बिल अगर लाख रुपए है तो 12 महीने का बिल 12 लाख। एक्रूअल अकाउंटिंग कहती है 12 लाख का खर्चा बुक करो। आपके बिजनेस का पहला साल है, जनवरी से दिसंबर आपने बिजली टका के चलाई, हर महीने लाख रुपए बिल आया, सर्दियों में भी आपने गीजर चलाया टका के, हर महीने लाख रुपए बिल आया, तो साल का बिल 12 लाख। लेकिन आपको पता है दिसंबर का बिल आपने अभी पे नहीं किया होगा, दिसंबर का बिल अभी पे नहीं किया होगा, लेकिन कोई मसला नहीं, खर्चे में कितना बिल डालेंगे? 12 लाख। 11 महीने की एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट और 12वें महीने की एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। ठीक है,
लेकिन अगर कैश अकाउंटिंग आप पसंद करें और आप कहें मैं तो कैश अकाउंटिंग फॉलो करना पसंद करूंगा, तो फिर ऐसी सूरत में मजबूरी में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी सूरत में आप एक अच्छी अकाउंटिंग नहीं कर रहे होंगे। कैश अकाउंटिंग को पसंद नहीं की जाती दुनिया में। कैश अकाउंटिंग में आप क्या कर रहे होंगे, अब बिजली का बिल आपने नवंबर तक वाला पे किया हुआ है दिसंबर के महीने में, दिसंबर वाला बिल तो आपने अगले साल पे करना है, तो इसलिए फिर पेमेंट कितने बिलों की है, 11। तो फिर बिल कितना आ रहा होगा, 11 लाख का खर्चा आ रहा होगा, जो कि अजीब सी बात है। अकाउंटेंट्स इसको कैश अकाउंटिंग को ज्यादा पसंद नहीं करते। बहरहाल दो अकाउंटिंग्स हैं दुनिया में, एक्रूअल अकाउंटिंग और कैश अकाउंटिंग। और कुछ इदारे दुनिया में कैश अकाउंटिंग चलाते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है अक्सर वो कैश अकाउंटिंग पसंद करती हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि किससे कितना टैक्स आना है, इसलिए वो जितना टैक्स आता है बस उसी को अपनी इनकम बुक कर लेते हैं। हुकूमत की इनकम तो टैक्स होगी ना। तो कुछ इदारे ऐसे हैं, नॉन प्रॉफिट इदारे भी अक्सर कैश अकाउंटिंग कई दफ़ा पसंद करते हैं कि जितनी डोनेशन आई बस उतनी को इनकम में डाल लो। तो कुछ लोग दुनिया में लोग हैं जो कैश अकाउंटिंग चला रहे हैं, लेकिन कोई ज़्यादा इंकरेज नहीं है। लेकिन हमें दोनों अकाउंटिंग आनी चाहिए। कैश अकाउंटिंग में दीज 4 अकाउंट्स डू नॉट एग्जिस्ट। कौन से? बोलें बोलें बोलें। दीज 4 अकाउंट्स डू नॉट एग्जिस्ट। कैश अकाउंटिंग में कोई लफ्ज नहीं है रिसीवेबल का, कैश अकाउंटिंग में कोई लफ्ज नहीं है अनअर्न्ड का, कैश अकाउंटिंग में कोई लफ्ज नहीं है पेएबल का, कैश अकाउंटिंग में कोई लफ्ज नहीं है प्रीपेड का। कैश अकाउंटिंग में इन चीजों का तस्वुर ही नहीं है। अगर 12 महीने बिजली इस्तेमाल की और 11 महीने का बिल पे किया, तो 12 महीने बिजली इस्तेमाल करने को इग्नोर किया जाएगा और खर्चे में कितना डाल दिया जाएगा, 11 महीने का बिल। और पेएबल में 0 होगा, कोई पेएबल है ही नहीं। कैश अकाउंटिंग अजीब सी दुनिया है, पेएबल्स बुक ही नहीं करती, रिसीवेबल्स भी बुक नहीं करती, कुछ बुक नहीं करती। कर लिया नोट? बताना पड़ता है। ओके अच्छा, वो ये देना। आज वो तस्वीर की बजाय ओरिजिनल स्टैंडर्ड हमारे हाथों में है। तो ये जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड हैं, इनके ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है, आज हम उसको भी पढ़ लेते हैं। ये आ रहा है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। छापे आई कैप ने हैं, लेकिन एड्रेस आ रहा है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। और इसके ऊपर पूंछ रोड, चुबुर्जी का एड्रेस आ रहा है। ठीक है जी। तो ये IFRS है और ये क्या है, पाकिस्तान के टैक्स लॉज। अबू बकर नजर आ रहे हैं दोनों, ये IFRS है और ये क्या है, पाकिस्तान के। अच्छा, ये जो किताब है ना, ये रख के बंदा अच्छा, ये जो किताब है ना, ये किताब जो है, ये एक्रूअल अकाउंटिंग पसंद करती है। भालू इधर इसके पास खड़े हो जाओ, जाओ एक्रूअल अकाउंटिंग के पास खड़े हो। और जैसे वरी नहीं दिखा रहे होते शादियों पे, अब तो नहीं दिखाई जाती आजकल। एक्रूअल अकाउंटिंग के साथ इसको चिस्पा कर दो, बुक को थोड़ा सा उधर करके, एक्रूअल के ए के साथ थोड़ा सा ऊपर करके, हाँ बस। तो ये जी इंशाल्लाह अगले 5 मिनट तक भाई हमें ये बताएंगे कि ये कौन सी अकाउंटिंग है। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, रख के चपेट लगाए बंदा। ये लोग क्या करते हैं, इनका दिल चाहे तो इधर चले जाते हैं, दिल चाहे तो कभी छेड़ भी देते हैं, इनका दिल चाहे तो इधर चले जाते हैं और दिल चाहे तो इधर आ जाते हैं। इसको कहते हैं कोई दीन ईमान नहीं। ठीक है, ये बड़े ईमान वाले बंदे हैं, इनका दीन ईमान है। ये कौन सी अकाउंटिंग हमेशा फॉलो करते हैं, एक्रूअल। इनका दिल चाह रहा हो कैश अकाउंटिंग, दिल चाह रहा हो तो एक्रूअल अकाउंटिंग, दिल चाह रहा हो तो कौन सी अकाउंटिंग, एक्रूअल अकाउंटिंग। समझ आ गई बात की? तो अब आप मुझे बता दें कि इन्होंने कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करनी है, कोई दीन ईमान नहीं। कभी कैश अकाउंटिंग फॉलो कर लेंगे, कभी अपने तरीके ने। अगर ये एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करेंगे तो फिर हमारे और इनमें कोई इख्तलाफ नहीं होगा। अगर ये एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करेंगे तो हमारे और इनमें कोई इख्तलाफ नहीं होगा। और अगर ये इधर देख के मुंह उधर कर लेंगे और कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करेंगे, तो फिर हमारे और इनमें
इख्तलाफ हो जाएगा, हमारे और इनमें क्या हो जाएगा, इख्तलाफ हो जाएगा। जाएं, ओके। अच्छा, इनके नाम आते होंगे आपको डिफरेंट, इनके और भी नाम होंगे, शीदा, टली, कहीं लिखे हुए हैं किताब में, एक दफा मेहनत करके लिखे थे कहीं, पता नहीं ये ढूंढे नहीं, कहीं लिखे हुए हैं, हाँ लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं, पेज नंबर 542, पेज नंबर 542, 543, रिवीजन ऑफ एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ कैफ 1, FAR 1, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेएबल भी होते हैं, पेएबल करंट लायबिलिटी होता है ना यार, ये तो अब आपको बताना नहीं पड़ेगा ना, ये तो शायद आपको पता ही हो कि इनकम अगर रिसीवेबल हो तो करंट एसेट है, एक्सपेंस अगर पेएबल हो तो करंट लायबिलिटी है, एक्सपेंस अगर प्री पे कर दें तो करंट एसेट है, और इनकम अगर अगले साल वाली अभी मिल जाए तो करंट लायबिलिटी है। तो पेएबल के डिफरेंट नाम बताएं, एक्रूड, ओड, ड्यू, आउटस्टैंडिंग। इनके अलावा अगर कोई पांचवा नाम किताब में मिला या आपको जहन में आया तो मुझे लिखवा दीजिएगा, और भी कोई नाम हो सकता है। प्रीपेड का नाम एडवांस, इनकम्स में रिसीवेबल का नाम एक्रूड, ओड, ड्यू, आउटस्टैंडिंग, और अनअर्न्ड का नाम एडवांस। वैसे इसमें डेफर का भी लफ्ज़ यूज हो जाता है कभी कभी, डेफर्ड इनकम, यानी पैसे आ गए हैं अभी डेफर करके इनकम में डालने हैं। और भी कोई नाम आपके जहन में आएगा तो बता दीजिएगा, इसको यहां पे लिख लेंगे। तो ये कौन सी दुनिया है जी, एक्रूवल्स की, और एक कौन सी दुनिया है, कैश की। अब उस सवाल की तरफ आ जाएं जो हम स्टार्ट करने लगे थे, क्वेश्चन 5, पेज 540। इन 2021 अ कंपनी स्टार्टेड इट्स बिजनेस, ये कंपनी के बिजनेस का पहला साल है। एट द एंड ऑफ 2021 कंपनी ने अंदाजा लगाया कि 20,000 विल बी पेड टू आउटगोइंग एम्प्लॉयज। आउटगोइंग एम्प्लॉयज वो होते हैं जो नौकरी छोड़ के जा रहे होते हैं। वैसे तो बिजनेस का पहला साल है, इतनी जल्दी लोग नौकरी छोड़ के जाते नहीं, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट समझने के लिए बिजनेस का पहला साल इसको रखा है। तो बिजनेस के पहले साल के एंड पे अंदाजा लगाया है कि लोग नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। क्या ये अंदाजा है तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, या नौकरी छोड़ के चले गए हैं और पैसे ले गए हैं? अंदाजा लगाया है कि अगर रशीद और जमील नौकरी छोड़ के जाते हैं तो 10-10 हज़ार दोनों को देने पड़ेंगे। टोटल कितने देने पड़ेंगे? 20,000। कंपनी एस्टिमेटेड या छोड़ के चले गए हैं, एस्टिमेटेड दैट 20,000 विल बी पेड और इज पेड, विल बी पेड टू आउटगोइंग एम्प्लॉयज। बता दें इसकी एंट्री क्या बनेगी। हमने साल के एंड पे अंदाजा लगाया कि एम्प्लॉयज जो है वो छोड़कर चले जाएंगे। इसकी एंट्री क्या बनेगी 2021 में? ग्रेचुटी एक्सपेंस डेबिट, ये जो एम्प्लॉयज रिटायर हो रहे होते हैं ना, इनको ग्रेचुटी दी जाती है, तो ग्रेचुटी एक्सपेंस डेबिट और ग्रेचुटी पेएबल क्रेडिट, ग्रेचुटी पेएबल क्रेडिट। अच्छा, आपने प्रोविजन का लफ्ज पढ़ा हुआ है डेटर के कॉन्टेक्स्ट में। वो जो प्रोविजन का लफ्ज है वो डेटर के कॉन्टेक्स्ट में है, वो लफ्ज जो है उसके बिल्कुल डिफरेंट माने हैं, यानी डेटर का ऑपोजिट अकाउंट। आज हम अपनी डिक्शनरी में प्रोविजन के लफ्ज का सही मतलब इंट्रोड्यूस करने लगे हैं। वो डेटर वाली प्रोविजन अलग होती है, उसको बस एज इट इज याद रखिएगा। आज सही वाली प्रोविजन आने लगी है, जो 7-8 अकाउंट हमारे सिलेबस में हैं, जिनका नाम हम रखा करेंगे प्रोविजन। वो कौन से अकाउंट्स हैं? वो ऐसी लायबिलिटीज हैं जिनकी टाइमिंग या अमाउंट में अनसर्टेनिटी है। या IAS 37 मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है, जो हमने 1 महीने बाद पढ़ना है। ऐसी लायबिलिटी, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ऐसी लायबिलिटी जिसकी टाइमिंग में
या जिसकी अमाउंट में सर्टेनिटी है या अनसर्टेनिटी। मिसाल के तौर पे लोन पेएबल है, उसकी टाइमिंग में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, बैंक में एग्रीमेंट में लिखा होता है कब वापस करना है। और लीज लाइबिलिटीज हैं उनमें कोई टाइमिंग या अमाउंट पे अनसर्टेनिटी नहीं है, टाइमिंग भी लिखी होती है 31/12/15 को किस्त पे करनी है और अमाउंट भी लिखी होती है 10,000 का रेंटल है। तो कुछ लाइबिलिटीज होती हैं उनकी टाइमिंग अमाउंट में अनसर्टेनिटी नहीं होती, कुछ लाइबिलिटीज होती हैं उनकी टाइमिंग या अमाउंट में अनसर्टेनिटी होती है, दोनों में नहीं, दोनों में से एक में भी हो जाए। मिसाल के तौर पे कोर्ट केस हो गया आपके खिलाफ, इसकी टाइमिंग में भी अनसर्टेनिटी है, अमाउंट में भी अनसर्टेनिटी है। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयज ने छोड़ के चले जाने, अब कब जाएंगे, उनको कितने पैसे देने पड़ेंगे, इसकी टाइमिंग या अमाउंट में अनसर्टेनिटी है। ऐसी लाइबिलिटी जिसकी टाइमिंग या अमाउंट में अनसर्टेनिटी है, उसके लिए अकाउंटेंट्स लफ्ज यूज करते हैं प्रोविजन का। ये प्रोविजन डेटर वाली नहीं है, ऐसी लाइबिलिटी जिसकी अमाउंट या टाइमिंग में क्या है, अनसर्टेनिटी, उसके लिए अकाउंटेंट्स लफ्ज यूज करते हैं। तो इसको हम नाम दिया करेंगे प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी अकाउंट, और समझने के लिए शुरू वाले दिनों में हम इसका नाम रख देंगे ग्रेच्युटी पेएबल अकाउंट, लेकिन असल नाम इसका होगा प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी अकाउंट। लेकिन फिलहाल आप ग्रेच्युटी पेएबल के एतबार से समझेंगे तो याद रहेगा। जिस तरह बिजली का बिल पेएबल होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल क्रेडिट, सिंपल उसी तरह की ये एक लाइबिलिटी है। ये लाइबिलिटी बुक क्यों की जा रही है अभी, हालांकि वो एम्प्लॉयज तो छोड़ के गए नहीं भाईजान, वो एम्प्लॉयज छोड़ के गए नहीं, लेकिन उनको जो पैसे दिए जाने हैं ग्रेच्युटी के, वो इस वजह से दिए जाने हैं कि हर साल हमारे पास नौकरी कर रहे हैं। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे जैसे वो नौकरी करें वैसे वैसे आप उनकी तरफ ग्रेच्युटी के लिए लायबल फील करने लग जाओ, ताकि एकदम जब वो 10 साल बाद छोड़ के जाएं तो एकदम आपके कंधों पे इतना बड़ा बोझ ना पड़ जाए कि आप परेशान हो जाओ, यार इतने पैसे मैं कहां से अरेंज करूं। तो ग्रेच्युटी एक्सपेंस डेबिट एंड ग्रेच्युटी पेएबल टू आउटगोइंग एम्प्लॉइज क्रेडिट। इन 2021 कंपनी स्टार्टेड इट्स बिजनेस। ये आप समझ लें दिसंबर के बिजली के बिल टाइप कोई चीज है कि हमने खर्चा कर लिए लेकिन अभी तक क्या नहीं किया, पे नहीं किया। इन 2022 जब कौन सा साल आया, 2022, भाई ये रुकवाएं उस क्लास से। इन 2022 जब 2022 का साल आया, ₹20,000 वॉज एक्चुअली पेड टू आउटगोइंग एम्प्लॉइज। ये मैंने 20,000 अमाउंट इसलिए सेम रख दिया ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझा सकूं। तो अगले साल जैसा कि डर था वही हुआ, रशीद और जमील छोड़ के चले गए। अब वीडियो रिवाइंड करके ना देखिएगा मैंने कौन से नाम लिए थे। रशीद और जमील छोड़ के चले गए और जाने वालों को हमने कितने पैसे दिए, 20,000। क्या एंट्री होगी जी 2022 में, चलें खुली खुली करके कर लेते हैं एंट्रीज। 2021 में क्या एंट्री होगी और 2022 में क्या एंट्री होगी। ग्रेच्युटी एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी क्रेडिट, कितने से, 20,000 से। डन। अगले साल की एंट्री होगी प्रोविजन फॉर, जो बिजली का बिल देने की एंट्री होती है यार, दिसंबर का बिजली का बिल समझ लें सारे को, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी डेबिट और कैश क्रेडिट जी 20,000। अकाउंटेंट्स ने खर्चा किस साल बुक किया है, 21 में, और पेमेंट किस साल की है, 22 में। ये किन रूल्स के मुताबिक है, अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक। ये वो जो भाई ने किताब पकड़ी हुई थी ना, रेहान भाई नाम है इनका, ये रेहान भाई ने जो किताब पकड़ी हुई थी ना, इसके मुताबिक मैंने आपको एंट्रीज करके दी हैं। IFRS, क्या IFRS के अंदर पेबल्स के अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं, IFRS के अंदर प्रोविजन पेबल है ना, क्या IFRS के अंदर पेबल्स अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं, पेबल, रिसीवेबल, अर्न, अनअर्न, क्या एक्रूअल अकाउंटिंग, एक्रूअल दुनिया में ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा अब जरा देखते हैं टैक्स वाले क्या कह रहे हैं। हो सकते टैक्स वाले भी एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो सकते हैं टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो। ओहो, अंडर द टैक्स लॉज, ये सवाल बताया करेगा, ये कोई पक्के ठके रूल नहीं है, सवाल बताया करेगा। अंडर द टैक्स लॉज, अब ग्रीन बुक ज़हन में ले आए, अंडर द टैक्स लॉज, जो लोग रिपीट कर रहे हैं, लास्ट टाइम में रेड बुक पकड़ी होती थी। अंडर द टैक्स लॉज में ग्रेच्युटी इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। ये कौन सी अकाउंटिंग है, ग्रेच्युटी इज अलाउड ऑन, इज अलाउड एज डिडक्शन, ग्रेच्युटी इज अलाउड एज खर्चा। डिडक्शन क्या होता है, खर्चा। इज अलाउड एज खर्चा ऑन, भाईजन ये कौन सी अकाउंटिंग है, टैक्स अथॉरिटीज यूज कैश अकाउंटिंग। माशाल्लाह, टैक्स अथॉरिटीज कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। अच्छा वैसे तो टैक्स वालों की जर्नल एंट्रीज करना हमारे स्कोप में नहीं है,
यार हद हो गई यार, तो मुझे देख रहा था और मुझे देखते देखते इसने ऐसे आंखें मांगी हैं और ऐसे हो गया। और उसके बाद में खड़े हो जाओ, थोड़ी देर खड़े हो जाओ। लेक्चर 33 ले लिया, लेक्चर 33 ले लिया। जबरदस्त यार, जबरदस्त यार, हीर हो गए। तो एक लेयर्स के पैसे बनेंगे। अच्छा, यही सिक्के सजा लोगे घर में? तीन है, ओके। ओके, आप बता दीजिए टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करें? कैश अकाउंटिंग। यानी वो खर्चे को बुक की कब करते हैं? बोले बोले बोले, जब पे हो जाता है। जब एम्प्लॉय सर्विस दे रहा हो तब खर्चा बुक करते हैं, या जब छोड़ के जा रहा हो तब खर्चा बुक करते हैं? क्या कोई अच्छा बच्चा ये बता सकता है कि टैक्स वालों की नजर में क्या एंट्रीज होंगी 2021 में? कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि टैक्स वाले पेबल्स बुक नहीं करते। अगर आप कहेंगे कि सर पेबल क्रेडिट ना करें, चले सर एक्सपेंस ही डेबिट कर दें, तो भाईजान फिर क्रेडिट अंडा करना है। क्रेडिट क्या करेंगे? ठनकना में जाना, इधर क्या करेंगे हम? बोले क्रेडिट क्या करेंगे? खाली डेबिट 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 डेबिट। पागल है, दीवाने हैं, डीओजी ने काटा। तो बोले जी 2021 में टैक्स वाले क्या एंट्री करेंगे? जो एक्रूवल की दुनिया को मानता ही नहीं है, जो एक्रूवल की दुनिया के अलावा एक दुनिया है कैश अकाउंटिंग, जो हमें चांद पे ले जाती है। अब चांद पे कौन से पेएबल हैं? चांद पे कोई पेएबल नहीं। तो कैश अकाउंटिंग फॉलो करते हुए मुझे बता दें, जब एम्प्लॉय सर्विस देगा और हम उसे पैसे देने का वादा कर लेंगे लेकिन देंगे नहीं, तो क्या एंट्री होगी? कोई एंट्री नहीं होगी, बल्कि खर्चे को डिले करेंगे डिले करेंगे डिले करेंगे। कब तक डिले करेंगे? जब तक वो, और जब पे करेंगे तब खर्चा भी बुक करेंगे। तो पे करेंगे तो कैश क्रेडिट, तो खर्चा बुक करेंगे तो एक्सपेंस डेबिट, तो डेबिट क्रेडिट पूरा हो गया। तो आप खर्चे को डिले करें डिले करें डिले करें, कब तक? जब तक वो पैसे। आप इस साल कोई एंट्री नहीं करेंगे, नो एंट्री टैक्स रूल्स के मुताबिक, और इस साल की एंट्री होगी 2022 में। तो ये मैंने आपको फर्क बताया एक्रूवल अकाउंटिंग और कैश अकाउंटिंग। कैश अकाउंटिंग में डिले कर दिया जाता है खर्चों को जब तक के पे ना हो जाए। अब एंट्री बोलें, टैक्स वालों की दुनिया में पेएबल्स एग्जिस्ट नहीं करते। दोनों में मैचिंग है या डिफरेंट किस्म की बातें कर रहे हैं? डिफरेंट किस्म की बातें कर रहे हैं जी। अब्दुल्ला, वैसे ही जरा प्रिंसिपल साहब ने भेजा, देख के आओ कैसा पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, हाँ ये भी आरजी से फर्क है। आरजी से फर्क क्यों है? हमने कब खर्चे में डाला 21 में, टैक्स वालों ने कब खर्चे में डाला 22 में। तो ये फर्क क्या है? आरजी। परमानेंट डिफरेंस वो होते हैं जो नॉट अलाउड है। और भाईजान ये तो अलाउड है। अलाउड व्हेन पेड, पे तो कर दो फिर खर्चा बुक कर लेना। हमने कहा नहीं, पहले करेंगे। पे तो कर दो फिर खर्चा बुक कर लेना। हमने पहले खर्चा बुक कर लिया और टैक्स वालों ने कब खर्चा बुक किया? अच्छा, अब ना मैं एक अकाउंट बना रहा हूं पेएबल का। वो याद रखिएगा, अकाउंटिंग वालों की किताबों के अंदर जो है वो बनेगा, टैक्स वालों की किताबों के अंदर पेएबल अकाउंट नहीं बनेगा। और याद रखें, कल पीपीई का अकाउंट हमने दोनों की किताबों में बनाया था। पीपीई का अकाउंट अकाउंटिंग रूल्स वाला भी बनाया था और पीपीई का अकाउंट, लेकिन आज मैं पेएबल अकाउंट जो बनाने लगा हूं वो सिर्फ किसकी किताबों में बनाने लगा हूं? क्योंकि किन की किताबों में पेएबल अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन मैं पेएबल अकाउंट तब बनाऊंगा जिस वक्त मैं बैलेंस शीट अप्रोच से टैक्स कैलकुलेट करूं। अभी जरा मैं आपको बैलेंस शीट अप्रोच के बगैर टैक्स कैलकुलेट करवाने लगा हूं। तो मुझे 2021 और 2022 की आपने करंट टैक्स की वर्किंग करवानी है। दोनों सालों का प्रॉफिट कितना रखा है हमने? 1 लाख। समझने के लिए बराबर रखा है। एज्यूम प्रॉफिट फॉर बोथ ईयर इज 1 लाख एंड टैक्स रेट इज 40%। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें, कल व्हाइट बोर्ड के ऊपर करंट टैक्स की वर्किंग कहां की थी? कल व्हाइट बोर्ड के ऊपर करंट टैक्स की वर्किंग यहां की थी, यहां याद आ रहा होगा।
अच्छा, एक मैंने वर्किंग 1 करनी है, वो मैं ग्रेचुटी का अकाउंट बनाऊंगा 4-5 लाइनों पे, ठीक है। तो वो अभी मैं छोड़ रहा हूं। वर्किंग 2 करंट टैक्स, याद आ रहा है? कल इधर P&L बनाया था, इधर डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट बनाया था, इधर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस वाली वर्किंग की थी, इधर पीपी के अकाउंट्स बनाए थे। तो वही जगह मैं यूज कर रहा हूं सारी। करंट टैक्स, प्रॉफिट बोलें जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2000, रहने दिया करें, फिर इतनी देर बाद अगर बताना होता है ना, रहने दिया करें जी। 2021 का प्रॉफिट कितने? 1 लाख। 2022 का 1 लाख। अब आप 2021 में सोच लें कि क्या करना है। 2021 में जब आपने सोचना है ना, तो आपकी आंखों के सामने सिर्फ ये हो, लास्ट रोज में उम्मीद है नजर आ रहा होगा, आपकी आंखों के सामने से 2021 हो। 2021 में अकाउंटिंग वालों ने क्या किया है? खर्चे में डाला है। तो क्या मैं कह सकता हूं 21 के प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटेंट्स 20,000 खर्चा बुक कर चुके हैं। तो 21 में अकाउंटेंट्स ने किस में डाला? खर्चे में डाला। और 21 में टैक्स वालों ने खर्चे में नहीं डाला। अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं ये हमारा खर्चा है, टैक्स वाले कह रहे हैं फिलहाल ये खर्चा बुक नहीं करना चाहिए था आपको, क्योंकि पे नहीं हुआ, फिलहाल ये खर्चा बुक नहीं करना चाहिए था। आप बताएं करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करें? करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करें? क्या करें? प्रॉफिट तक पहुंचते हुए, मैं 21 की बात कर रहा हूं अभी, 21 में प्रॉफिट तक पहुंचते हुए सेल से चले होंगे, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग एक्सपेंसेस, क्या प्रॉफिट तक चलते हुए 20,000 का खर्चा माइनस अकाउंटिंग वाले कर चुके हैं? IFRS की किताब, अकाउंटिंग वाले खर्चा बुक कर चुके हैं। टैक्स वाले कह रहे हैं अभी सब्र करो, खर्चा बुक ना करो, हमने कर लिया है, क्या करें? उल्टा दें या दोबारा माइनस कर दें? उल्टा दें। कैसे उल्टाएं? खर्चों को कैसे उल्टाएं? ऐड करके। ग्रेचुटी एक्सपेंस कितना? 20,000, ऊपर माइनस हुआ था, हमने दोबारा ऐड कर दिया। इसे कहते हैं ऐड बैक करना। आज गेम ऑन होने लगी है। लाख सवाल होमवर्क में मिले थे, 1,20,000 कर लिए। आज की उल्टी गेम होने लगी है। चलें वो तो छोड़ें, यहां तक समझ आ गई? तो कमाया कितना? लेकिन टैक्स लॉज अजीब से बने हुए हैं, मजबूरन टैक्स किस पे देना पड़ा? 1,20,000 पे। अगले साल की तरह ट्राई करते हैं कैलकुलेशन 2022 की। फिर मैं आपको नोट करने का इतना टाइम दूंगा कि आप नोट कर करके थक जाएंगे। अगले साल सोचें 2022 में जी, बताएं। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने क्या पेएबल कम किया या खर्चा बुक किया है? तो खर्चा तो बुक नहीं किया, पेएबल भी बैलेंस शीट का आइटम है, कैश भी बैलेंस शीट का आइटम है। तो क्या P&L में अकाउंटिंग वालों ने कुछ डाला? क्या P&L, अगर आपको कोई टीचर कहे भाईजान इसका P&L बना दें सर सर ये तो बैलेंस शीट की चीजें हैं, तो बताएं इसके अगर P&L एक्सट्रैक्ट्स बनाना चाहूं, क्या अकाउंटिंग वालों ने P&L में डाला या नहीं डाला? अगर अकाउंटिंग वालों ने P&L में नहीं डाला तो मुझे बता दें इस वाले 1 लाख तक पहुंचते हुए कितने हजार माइनस हो चुके हैं? 20,000 किसने बोला है? वापस आ जाए। कौन सा 20,000? ओ पिछले साल भी खर्चा, इस साल भी खर्चा, डबल खर्चे बुक हो रहे हैं। मैं सुनना चाह रहा था किसी से 20,000 और बोल दिया किसी ने 20,000 और मुझे नहीं पता किसने बोला है। अच्छा आप बताएं 2022 में अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्चे में डाला है? तो इस लाख तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग कितना माइनस कर चुके हैं? कुछ भी माइनस नहीं कर सके। अच्छा टैक्स वाले ने प्यार से कहा यार वो खर्चा बुक कर लो। हमने कहा हमने तो नहीं किया, मैंने तो नहीं किया कुछ भी, मैंने तो नहीं खर्चा बुक किया। टैक्स वाले ने कहा करो फिर। अच्छा कर देते हैं, क्या करना है? खर्चा बुक करना है।
ठीक है, कह रहे हो तुम लोग तो कर देते हैं, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, हमने तो नहीं किया था, मैंने तो कुछ नहीं किया था, तो कर दो, तो खर्चा बुक करो। अब किन की नजर में खर्चा बुक होने लगे? जब पे हुआ, जब पे हुआ। तो बोले टैक्स वालों ने कब खर्चा बुक किया? जब ग्रेचुटी क्या हुई? पे हुई। इसको नोट कर लें, फिर मैं सारे को दोबारा समझाता हूं। कुछ बच्चे कह देते हैं दोबारा रिपीट करा दो, ना इनको उर्दू आती है ना इंग्लिश, जल्दी करें। ओके, अच्छा जी, अब समझे दोबारा। सिर्फ 21 को जहन में रखें। 21 को जहन में रखने का क्या मतलब है? 21 को जहन में रखने का मतलब ये है कि आपकी आंखें इस सर्कल के अंदर हों। जामनी रंग है ये, रेड है ये, नहीं सुर्ख। एप्पल है ये, नहीं सेब। अच्छा, तो सिर्फ इसको जहन में रखें। अकाउंटिंग वाले 2021 में कितना खर्चा बुक कर रहे हैं? 20,000। तो मुझे ये फील हो रहा है कि आपको ये फील हो रहा है कि इस 1 लाख तक आते हुए 20,000 माइनस हो चुका हुआ है। टैक्स वाले कह रहे हैं भाईजान छुरी थले सा रखो, अभी पे ही नहीं हुआ तो कौन सा खर्चा। तो टैक्स वाले कह रहे हैं तुम्हें खर्चा बुक नहीं करना चाहिए था। तो खर्चा बुक हम तो कर चुके हैं, ये वे खर्चे को क्या कर दें? उल्टा दें। इस पे जो मर्जी इंपैक्ट पड़े हमारी बिला से, बस हमने ऐड करना है 20,000। अगले साल इसको सुर्ख और रेड कहते हैं। अगले साल अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्चे में डाला? आपको पता है जब बिजली का बिल पे होता है तो पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट होता है, ना कि खर्चा बुक होता है। तो अगले साल अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्चे में डाला? 0। इस वाले लाख तक पहुंचते हुए कितने हजार माइनस हो चुके हैं? 0 माइनस हो चुके हैं। इस वाले लाख तक पहुंचते हुए कितना माइनस हो चुके हैं? 0 माइनस हो चुके हैं। अकाउंटिंग वालों ने खर्चा बुक नहीं किया। टैक्स वालों ने कहा यार वो सुने आपने वो ग्रेचुटीज पे कर दी हैं। हमने कहा हाँ, वो डालो के खर्चे में। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो कहते ठीक है, क्या हो गया यार, हद होगी, डर क्यों रहे हो? मैं खर्चे में डालने को कह रहे हैं हम। आप कहेंगे वो तो पिछले साल में डाल चुका था, तो इसका मतलब है आप अकाउंटेंट ने इस साल खर्चे में नहीं डाला हुआ। तो अब अगर हम अकाउंटेंट ने खर्चे में नहीं डाला हुआ तो क्या इस 1 लाख तक पहुंचे 20,000 खर्चा बुक हुए? लेकिन टैक्स वाले कह रहे हैं पे हो गया तो खर्चा बुक करो। चलो ठीक है, हम खर्चा बुक कर लेते हैं। किनके कहने पे? टैक्स वालों। अब ये आर्जी से फर्क था, पिछले साल खर्चे में चला गया था, उल्टा दिया। इस साल खर्चे में नहीं गया था, रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड कर क्लियर? ओके। अब एंट्रीज होंगी, टैक्सेबल प्रॉफिट्स कहेंगे इनको, टैक्सेबल प्रॉफिट्स, और इसको टैक्स एट द रेट ऑफ 40% है। 48,000 32,000। अच्छा मेरे ख्याल से ना यहां करके भी हमने एंट्रीज की थी, यहां एंट्रीज की थी, यहीं कर लेते हैं। फिर एंट्रीज बता दें 2021 की और 22 की। आज मैं ज़रा ज़्यादा ही एब्रीविएशन यूज़ कर रहा हूँ। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट कितना? 48,000। और 2022 एक एंट्री की जगह छोड़ें, बोलें करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट 32,000। अब क्या बनाएं?
P&L के एक्सट्रैक्ट्स, ताकि जिन लोगों को डिस्टॉर्शन फील नहीं हो रही उनको डिस्टॉर्शन फील होनी शुरू हो। जब डिस्टॉर्शन फील होनी शुरू होगी तो फिर उसका हल निकालेंगे। तो जो दीवाने कह रहे थे डेफर्ड टैक्स की वर्किंग शुरू कर दें, वो पहले डिस्टॉर्शन शो तो करें मसला क्या है, फिर उसका हल निकालेंगे। तो डिस्टॉर्शन शो करें, P&L एक्सट्रैक्ट्स 2022 और 2021 सेल से चलें, चलते 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 पीबीटी पे आके खड़े हो जाएं। और पीबीटी कितना है? लाख लेस टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स एक्सपेंस। आज मैं एब्रिविएशंस की तरफ मूव कर गया हूं। कितना खर्चा है? 48,000 और इसका 32,000। साथ वाले के कान में पूछें डू यू फील द डिस्टॉर्शन? अब उसको रिप्लाई करें हाँ तू ही डिस्टॉर्शन पैदा कर रहा है मेरे कान में। तो लाख पर कितना टैक्स दे रहे हैं? वैसे बनता कितना है लाख पे टैक्स? 40,000। आज रेट बदल गया तो लाख पे बनता कितने? 40,000। दे कितना रहे हैं? 48। और लाख पे दे कितना रहे हैं? 32। और बनता कितने? 40। तो ये एक क्या आ रही है हमारे P&L में? डिस्टॉर्शन। मैचिंग हो रही है, मिस मैचिंग हो रही है? मिस मैचिंग हो रही है। इस मिस मैचिंग को करंट टैक्स के जरिए रिमूव करना है या करंट टैक्स ये मिस मैचिंग पैदा करता है? करंट टैक्स मिस मैचिंग पैदा करता है। मिस मैचिंग रिमूव कैसे होती है? डेफर्ड टैक्स के जरिए। IAS 12 में ना दिमाग आंख के ये सब खोल के आना होता है, ऐड लेस, ये चीजें समझ नहीं होती है। नींदें पूरी करके आया करें, ये सबसे बड़ा टास्क है IAS 12 में आपका, नींद पूरी करके आया करें। ओके अच्छा भाई, अब आप मुझे बता दें, कल वाली डिस्कशन कर लेते हैं। 1 लाख सवाल आपको होमवर्क में मिले और आपका लेवल था, जैसे छुट्टियां गर्मियों की बाद में शुरू होती थी, आपने पहले ही होमवर्क टीचर से लेके खत्म कर लिया होता था। हम करते थे पहले 1-2 दिन में या बीच में ही, ना मैं करता था तो आखिरी दिनों में करता था, करते ही नहीं थे। अच्छा, पैसे देके भी बायो की तस्वीरें बनाते थे आप लोग की? अच्छा, तो लाख क्वेश्चन होमवर्क में मिले, कितने किया आपने? 1 लाख। क्या आप लाइबल फील करके सोएंगे या एंटाइटल्ड फील करके? कमाया कितना? लाख। टैक्स किस पे दे दिया? इसका मतलब है क्या कोई आपने फ्यूचर का टैक्स भी एडवांस में दे दिया? बोलो बोलो बोलो, ऐसे मुंह हिला दो। चलो मेरे कहने पे आप व्हाइट शर्ट, ऐसे मुंह हिला दो। अच्छा, किस बात पे ला रहे थे? कितना कमाया? टैक्स किस पे दिया? 1,20,000 पे। अब लाइबल फील करें ना, वो लाइबल पता है कब फील करते? जब लाख कमाया होता है 99,000 पे टैक्स देते, फिर 1,000 पे लाइबल फील करते। अभी 20,000 के ऊपर जो टैक्स बनता है वो ज्यादा दे दिया हमने, तो इसके लिए आप क्या फील करें? फ्यूचर में इतना टैक्स हमें बचेगा, बचेगा, बचा। कितना कमाया? लाख। कितने पे दिया? कितने पे बचा? कितना बचा? 8,000। दोबारा करते हैं। अच्छा, पहले साल कमाया कितना? 1 लाख। टैक्स किस पे दिया? 1,20,000 पे। आप बताएं, अगर ज्यादा पे टैक्स दे दिया तो क्या फ्यूचर में टैक्स बचेगा? फ्यूचर में बचेगा। अगर फ्यूचर में सेविंग होनी है तो सेविंग को एसेट बनाऊं या लायबिलिटी बुक करूं? एसेट बनाऊं। कल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट की थी, आज डेफर्ड टैक्स एसेट यानी सेविंग इन फ्यूचर डेबिट। और दूसरा इफेक्ट किसको जाने? टैक्स एक्सपेंस को। टैक्स एक्सपेंस को। दूसरा इफेक्ट हमेशा आपने एक्सपेंस को डाला करने। और अकाउंट कभी लायबिलिटी होगा, कभी एसेट होगा। क्या ऐसा कोई अकाउंट कभी जिंदगी में पढ़ा हो, कभी लायबिलिटी कभी एसेट? जिंदगी में कभी पढ़ा हो? बैंक ओवरड्राफ्ट कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी दर बदर, कभी इनके दर, कभी। तो बैंक अकाउंट कभी करंट एसेट में रुल रहा होता है और कभी कभी बैंक अकाउंट ओवरड्रॉन में रुल रहा होता है। डेटर हमेशा करंट एसेट में रुलते हैं, क्रेडिटर हमेशा करंट लायबिलिटीज में जाके रुल रहे होते हैं, और बैंक अकाउंट कभी करंट एसेट में रुल रहा होता है, कभी बैंक ओवरड्रॉन में रुल रहा होता है। ऐसा ही है।
सिमिलरली ये डेफर्ड टैक्स अकाउंट जो हमने कल खोला था, कभी कभी ये लाइबिलिटी होगा और कभी कभी ये एसेट होगा, तो वी आर एक्सपेक्टिंग सेविंग इन फ्यूचर, तो सेविंग इन फ्यूचर। और पता है एक्सपेंस क्रेडिट क्यों करने लगे हैं? पता नहीं डेफर्ड के स्पेलिंग क्या है। पता है एक्सपेंस कम क्यों करने लगे हैं? क्योंकि एक्सपेंस 8,000 से ज्यादा बुक हो गया ना, तो एक्सपेंस को कम करने लगे हैं। तो बोले एंट्री, ये कैसे आई एंट्री? बोले 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 हमने अमाउंट कल बताई थी कैसे। लाख कमाया, 1,20,000 पे टैक्स दिया, कितने पे ज्यादा टैक्स दे दिया? 20,000 पे। तो रिलैक्स फील करके सोए ना। कितना? 20,000 जरा 40%। कितने पे टैक्स बचा? कितना बचा? 8,000 पे। उस बचत को रिकॉर्ड कर लें। अब क्या ये बचत अगले साल अवेल कर ली? लाख पे कितना देना था? 40, लेकिन दिया कितना? क्या ये 8,000 की बचत अगले साल अवेल कर ली? अब इस बचत को रिसीवेबल में रखें या बचत को रिसीव कर लिया? तो बचत को खत्म कर दें। जो कल लाइबिलिटी उल्टाने की एंट्री थी, उसी तरह की एंट्री एसेट के उल्टाने की। उल्टाएं, इसी एंट्री को उल्टाएं। बोले 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 क्या फील कर रहे हैं कि मैंने बचत एंजॉय कर ली है, या इट इज स्टिल एंजॉयबल? जो मरिंडा पी ली वो पी ली, ठीक है। अच्छा, और ये आप बता दें, ये बचत एंजॉय कर ली या करेबल? पहले साल के एंड पे ये बचत एंजॉय करेबल थी, कर एबल यानी करनी थी एंजॉय, और अगले साल ये बचत एंजॉय कर ली। तो कर ली बचत एंजॉय, तो बचत को अभी तक रिसीवेबल बुक करें, तो एंट्री उल्टाएं। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स एसेट। जिन्होंने कसम खाई हुई है होंड ना हिलाने के, वो हिला के देखें क्या होता है। डेप्रिशिएट हो जाते हैं होंड। कितना हो गया? बोले बोले 1,000 नहीं, 8,000। कितना हो गया? 8,000। अब जरा इनको उठा के उधर फेंक सकते हैं। इधर जाके सारे देखें, सारे चेहरा ऊपर रखें जरा। टीई डेबिट तो नेगेटिव, टीई डेबिट तो नेगेटिव। टैक्स एक्सपेंस है ना, बोले टैक्स एक्सपेंस। वापस आ जाए पाकिस्तान में, टैक्स एक्सपेंस। टीई डेबिट, ट्राई टीई डेबिट, टीई डेबिट, टीई डेबिट, टीई क्रेडिट। खर्चा पाकिस्तान आ जाए। टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट, टैक्स एक्सपेंस। इधर देखें, खर्चा बुक हो रहा है, खर्चा बुक हो रहा है, खर्चा बुक हो रहा है, खर्चा उल्टा हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसको कैसे पोस्ट करूं? इसका नाम बाबा जी का, ये बाबा जी आया करेंगे टू रिमूव द डिस्टॉर्शन। इट इज एन अकाउंटिंग मेजर, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, इट इज एन अकाउंटिंग मेजर, ताकि रिजल्ट्स डिस्टॉर्ट ना हो और रिजल्ट में कोई नंबर ना आए लिखे हुए। ठीक है जी। आप बता दें इन दोनों का तोताल। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लाख पे 40, इसी को कहते हैं दुनिया में जन्नत के। लाख पे 40 और इसका तोताल सुभान अल्लाह, लाख पे 40। पैट जितना मर्जी आए हमारी बिला से, पैट की टेंशन नहीं लेनी। पेट की टेंशन, पैट बोल रहा हूं। बट भाईजान इस तरह करना नहीं पेपर में, मैंने बताया इतना सोचने का टाइम नहीं होता। अब एक और तरीका हम लगाएंगे, हम इधर कैरिंग अमाउंट्स लिखेंगे, टैक्स बेस लिखेंगे। अच्छा वो भी करने वाले। अच्छा इधर कैरिंग अमाउंट लिखेंगे, टैक्स बेस लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे, टैक्स लिखेंगे, और इधर बड़ा सा अकाउंट खोलेंगे डेफर्ड टैक्स का। उस अकाउंट के अंदर फिगरें डालेंगे, फिगरें डाल के ये जो दो एंट्रीज हैं उनमें से खींच के निकाल लेंगे, बजाय के पेपर में इतना सोचना पड़े। तो अब हम उस अप्रोच से चलते हैं और उस अप्रोच से लेके चीज़ों को चलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ले लीजिए भाई, अब इधर देखो, उसके लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो अकाउंट कौन सा होगा? प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर
ग्रेचुटी, ये जो वर्किंग बार मैंने छोड़ी हुई है, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। ओके, क्या असल में कुछ परमानेंट डिफरेंसेस भी होते हैं और कुछ वर्किंग्स भी होती हैं जिनके मार्क्स होते हैं। ओके अच्छा जी, गाइस सवाल की तरफ हम वापस क्यों आ गए हैं? हमने प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का अकाउंट बनाना था। अच्छा, अकाउंट मैंने आपको बताया IFRS वालों का बनाएं, टैक्स वालों का अकाउंट ना बनाएं, क्योंकि टैक्स वालों की दुनिया में क्या एग्जिस्ट नहीं करते? पेएबल। अगर वो कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो? कैश अकाउंटिंग। क्या प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का अकाउंट बना सकते हैं आप? जी बना सकते हैं। पहले साल ये अमाउंट इस अकाउंट की किस साइड पे नजर आएगी? क्रेडिट साइड पे। और अगले साल ये 20,000 इस अकाउंट की किस साइड पे नजर आएगा? डेबिट साइड पे। क्या इस फिगर को परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट, कैश क्रेडिट, क्या इसको आपको क्रेडिटर अकाउंट में पोस्ट करना टीचर्स ने सिखाया हुआ है? क्रेडिटर अकाउंट बनाते थे, परचेज इधर डालते थे, कैश इधर डालते थे। कमाल होगी, आसान सी चीज है। अच्छा, तो टी अकाउंट में चीजें पोस्ट करना आती हैं या सिखाने के लिए अलग क्लास लेनी पड़ेगी? पोस्ट करना आती हैं। परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, तो क्रेडिटर अकाउंट में परचेज इधर नजर आती थी, क्रेडिटर डेबिट, कैश क्रेडिट, तो क्रेडिटर अकाउंट में इधर नजर आता था। इस एंट्री को पोस्ट करवाएं पेएबल का अकाउंट खुलवा के। ये अकाउंट पेएबल का है, ये अकाउंट पेएबल का है। घर जाके आप सबको बताना है, अब्बू को, बाजी को, सबको, ये अकाउंट पेएबल का, इस तरह याद हो जाता है। ये अकाउंट किसका है? पेएबल का। खाना खाने लगे, मैंने एक कीमती बात करनी थी, अब्बू ये अकाउंट पेएबल का है। बेटा क्या हो गया अब्बू? सी हो गया। की कहना है अब्बू ने? क्या कह रहे हो आप पंजाबी में, जरा बताओ। अच्छा, अकाउंट का नाम प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब पेएबल फॉर ग्रेचुइटी। बताएं जी पहली एंट्री, ग्रेचुइटी एक्सपेंस डेबिट और ग्रेचुइटी पेएबल क्रेडिट। क्रेडिटर टाइप चीज है ना, उधार पे हुई और बाद में पे कर दी। तो ग्रेचुइटी एक्सपेंस डेबिट, ये अकाउंट IFRS के मुताबिक ही बनता है, इसका टैक्स के मुताबिक कोई अकाउंट नहीं बनता। ग्रेचुइटी एक्सपेंस डेबिट और ग्रेचुइटी पेएबल क्रेडिट कितने से? 20,000। ग्रेचुइटी एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी क्रेडिट। अबू बकर ये यार उनको एक ही दफा बता दें, ग्रेचुइटी एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी क्रेडिट, डन। और अगला काम क्या करना है? ओ भाई वो तो अगले साल एंट्री, इसलिए पहले कैरी डाउन निकालना है इसका। तो मुझे बता दें 31/12/21 की रात को हम मुलाजमीन जाने वालों की तरफ कितना लायबल फील कर रहे होंगे? 20,000। ये कैरी डाउन भालू अगले साल का ब्रॉड डाउन टेडी बियर बनेगा। कितना? 1 जनवरी 22 ब्रॉड डाउन। चले आ, इधर इधर आ गया। अच्छा, अब अगले अकाउंटिंग वाले दोबारा खर्चा बुक करें या पेएबल को पे कर दें? पेएबल को पे कर दें। कराएं जी, 2-3 बंदे हिम्मत करके पेएबल को पे कराएं। ओहो, कैश, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी डेबिट, कैश क्रेडिट कितना? 31/12/22 का कैरी डाउन 0। वेल डन, कैरी डाउन 0। नोट कर ले, कसम खाई हुई जिसने नोट ना करने की वो भी कर ले। पिक्के ले लेके मोबाइल भर दिया, दिमाग खाली। यप गाय, कल 2 टी अकाउंट बने थे, पीपी का अकाउंटिंग वालों का, पीपी का टैक्स वालों का, क्योंकि एसेट अकाउंट एग्जिस्ट करता है दोनों की नजर में, लेकिन पेएबल अकाउंट दोनों की नजर में एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए आज हम एक ही अकाउंट पे गुजारा करेंगे मेरे डियर। शायद के तेरे दिमाग में उतर जाए। क्यों पढ़ रहे हो? दिल कर रहा था। क्यों बाहर जा रहे हो? दिल कर रहा था। वापस आ जाओ।
अच्छा जी, तो ऐसा कोई अकाउंट टैक्स वालों की नजर में एग्जिस्ट करता है? ऐसा कोई अकाउंट टैक्स वालों की नजर में एग्जिस्ट करता है? कोई ऐसा अकाउंट टैक्स वालों की नजर में एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा जी, अब वैसे ही आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अकाउंटिंग वालों ने पहले साल पे कितना किया? 0। अकाउंटिंग वालों ने पहले साल पे कितना किया? 0। ऐसे ही जरा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, अकाउंटिंग वालों ने अगले साल खर्चे में कितना डाला? 0। तो ये ना टी अकाउंट का पूरा फॉर्मेट है। जैसे क्रेडिटर अकाउंट नहीं होता था, ब्रॉड डाउन, परचेज, कैश, कैरी डाउन, तो अकाउंट्स में इंशाल्लाह ये चारों चीजें आया करेंगी। लेकिन अभी आसानी के लिए मैंने सिर्फ पिछले साल खर्चा डाला है और इस साल उस खर्चे को क्या कर दिया है? पे कर दिया है। लेकिन प्लीज फुल फ्लैज जो अकाउंट का फॉर्मेट होगा उसमें हर साल चारों चीजें आया करेंगी। कुछ मुलाजमीन जाने का डर होगा हमें, उनका खर्चा बुक किया करेंगे, जो चले जाएंगे उनका कैश बुक किया करेंगे। तो ये जरा पूरा फॉर्मेट है अकाउंट का, और ये 100% मैच करता है अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट से। क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनता था? ब्रॉड डाउन, परचेजेस P&L के मुंह पे चली जाती थी और कैश पे होता था और क्या आ जाता था? कैरी डाउन आ जाता था। डन। अच्छा जी, अब मुझे बता दें इस टी अकाउंट से करंट टैक्स की वर्किंग, अकाउंटेंट्स ने कितना खर्चे में डाला? टैक्स वाला खर्चा इसी टी अकाउंट से इत्तफाकन पता चल रहा है, इस टी अकाउंट से इत्तफाकन पता चल रहा है क्योंकि कैश 0 है ना। अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्चे में डाला? टैक्स वालों ने कितना खर्चे में डालने हैं? तो अकाउंटिंग वाले खर्चे में डाल चुके हैं, टैक्स वाले कह रहे हैं खर्चे में ना डालो, तो फिर उल्टाना पड़ेगा, इसलिए वीजा ऐड किया। इसको अब जहन में रखे। अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्चे में डाला? इस 1 लाख तक कितना माइनस हो चुका है? 0। टैक्स वाले कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, गुस्सा छोड़ो यार, खर्चा बुक करो यार, पे हो गया यार, पे हो गया यार, खर्चा बुक करो। अब खर्चा बुक करो मींस खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कितना? 20,000। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे ना, तो मैं आपको कहा करूंगा खर्चे को उल्टा दें और पेमेंट को रिकॉर्ड कर दें। यही तो फर्क आ रहा है ना एक्रूअल और कैश अकाउंटिंग में। खर्चे को उल्टा दें, पेमेंट को, जैसे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को उल्टा दें, टैक्स डेप्रिसिएशन को माइनस कर लें, तो बात वहीं जा रही है उसी तरह की। खर्चे को, अकाउंटिंग वालों के खर्चे को उल्टा दें और पेमेंट को रिकॉर्ड कर दें। अच्छा जी, कल एक वर्किंग परफॉर्म की थी इधर, वो कौन सी वर्किंग थी? डेफर टैक्स, भाईजान एसेट भी हो सकता है, डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट। जैसे बैंक अकाउंट भी होता है, बैंक ओवरड्रॉन भी होता है। डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31/12/21 और वर्किंग फॉर डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एज ऑन 31/12/22। क्या क्या आएगा? कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्स। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स। अकाउंट का नाम पेएबल फॉर ग्रेच्युटी। अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा, एसेट्स के लिए ना दोनों लफ्ज यूज होते हैं, बुक वैल्यू भी, कैरिंग अमाउंट भी। जैसे लैंड है, बुक वैल्यू भी, कैरिंग अमाउंट भी। लेकिन लाइबिलिटीज के लिए दोनों लफ्ज यूज नहीं होते, कैरिंग अमाउंट और बुक वैल्यू। लाइबिलिटीज के लिए अच्छा लफ्ज कैरिंग अमाउंट ही है। तो क्रेडिटर अगर कोई बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं, क्रेडिटर की कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू नहीं आप उसे कह सकते। तो इसलिए हमने इधर लफ्ज जानबूझ के सीए लिखा है, बीवी नहीं लिखा है। इधर बीवी इधर आ जाएगी तो परेशानी की बात है। इधर आपने क्या लिखना है? सीए लिखना है। बीवी इधर आ जाएगी तो आप परेशान हो जाएंगे ना। तो इधर आपने क्या लिखना है? आपने अपनी क्वालिफिकेशन का नाम लिखना है, ठीक है? सीए। डन हो गया। अब आप मुझे ये बता दें कि ये अकाउंटिंग वालों की नजर से चीजों को देखना है और ये टैक्स वालों की नजर से चीजों को देखना है। क्या अकाउंटिंग वालों की नजर में 31/12/21 की रात को पेएबल आ रहे हैं? ये वाला 20 उठाएं, ये वाला, ये एंट्री से पता नहीं चल रहा था, पी को ना के पता चला। ये वाला 20 उठाएं और 20 उठा के यहां लिख दें, ये पेएबल है अभी तक और अगले साल पेएबल,
प्रोविजन, प्रोविजन अगर समझ नहीं आ रहा तो शुरू के दिन है पेबल लिख लेते हैं, पेबल फॉर ग्रेचुटी। क्या पेबल है या पे कर दी है? तो ये भालू को उठाएं और इसको उठा के यहां लिखें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं 31/12/21 को टैक्स वालों की दुनिया में पेबल का बैलेंस कितना होगा? इसके दो तरीके हैं मुझे समझाने के, इसके दो तरीके हैं समझाने के। एक तरीका समझाने का, 31/12/21 को टैक्स वालों ने पेबल बुक ही नहीं किया इसलिए 0। एक ये तरीका समझाने का। दूसरा तरीका समझाने का इसको कि टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, उस दुनिया में, कैश अकाउंटिंग वाली दुनिया में पेबल का अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता। दो लॉजिक्स मैंने आपको दिए हैं, टैक्स बेस में 0 लेने लगा हूं। दो लॉजिक्स। नंबर 1, इस एंट्री को देख के बताएं, व्हाट इज पेबल अपीयरिंग इन टैक्स रिकॉर्ड्स? 0, क्योंकि अगर वो पेबल बुक करते ना तो उन्हें खर्चा भी डेबिट करना पड़ना था, तो फिर तो यही वाली अकाउंटिंग उन्होंने भी शुरू कर देनी थी, इसलिए उन्होंने पेबल बुक ही नहीं किया। सो व्हाट इज पेबल एज पर टैक्स बुक्स? एंजॉय। व्हाट इज पेबल एज पर टैक्स बुक्स? 0। एज पर टैक्स बुक्स पेबल इज 0। और दूसरी बात, सवाल ने लिखा हुआ टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? ये ज्यादा जानदार और आसान बात है याद रखने के लिए। अगर हमेशा टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग इसमें फॉलो कर रहे हैं तो फिर ऐसी सूरत के अंदर ये अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता किताबों में। इसलिए टैक्स वालों के मुताबिक पेबल अकाउंट एग्जिस्ट करता है। जनरल एंट्री देख के बताएं 2021 वाली, कोई एंट्री नहीं की टैक्स वालों ने, तो इसलिए टैक्स वालों की बैलेंस शीट में 0। क्लियर? अच्छा, अब अगले साल तो वैसे ही 0 है, अगले साल भी पेबल तो एग्जिस्ट ही नहीं करते ना टैक्स वालों की बैलेंस शीट में। बल्कि ये जो प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी है ना, इसमें टैक्स वाले हमेशा ही कैश अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। तो किसी दिन आपको मैं लिखवाऊंगा कंक्लूजन कि इसकी टैक्स बेस हमेशा 0 होगी, हमेशा पेपर में आपने 0 लेनी है। यानी टैक्स वालों की बैलेंस शीट अगर बने तो उसमें कोई पेबल एग्जिस्ट नहीं करता। अब इन दोनों में क्या आ जाएगा? डिफरेंस। अब फड्डा पता है क्या होगा? ये डिफरेंस हमें DTL की तरफ लेके जाएगा या DTA की तरफ लेके जाएगा, उसमें हम कोई ऐसी बात करेंगे जो थोड़ी देर डाइजेस्ट करने वाली हो ताकि समझ आ जाए। तो इसलिए अब हम इस तरफ मूव करने लगे हैं कि ये जो दोनों का इख्तलाफ है ये हमें लायबिलिटी बनवा रहे या एसेट बनवा रहे, उसके लिए मुझे थोड़ी सी आपकी दिमागी अटेंशन चाहिए। दोनों का डिफरेंस कितना है? 20,000। अच्छा माय डियर, अच्छा जी मुझे बता दें ये 20,000, ये 20,000 जो आपको नजर आ रहा है, ये 20,000 क्या अगले साल पे हो जाना है? अगर ये पे हो जाना है तो टैक्स वाले कह रहे हैं जब पे करो तब खर्चा बुक कर लो। फ्यूचर को सामने रख के सोचना था ना, मैंने कहा था ये 20,000 कब पे होने? हम 21 कैंड पे खड़े हैं डियर, 22 की बातें मैं नहीं कर रहा आपसे, हम 21 कैंड पे खड़े हैं। 21 कैंड पे खड़े होकर बताएं ये 20,000 कब पे हो जाने? अगर ये 22 में पे हो जाना है तो जब 22 में पे होगा तो टैक्स वाले कहेंगे इट इज अलाउड व्हेन पेड। तो बताएं टैक्स वाले 22 में इसे खर्चा बनाने देंगे। जब टैक्स वाले इसे खर्चा बनाने देंगे तो करंट टैक्स में जाके ये खर्चा रिकॉर्ड होगा। जो खर्चा रिकॉर्ड होगा तो अगले साल का प्रॉफिट, अगले साल को सामने रख के सोच रहे हैं, तो अगले साल का प्रॉफिट कम होगा, तो अगले साल का प्रॉफिट कम होगा तो अगले साल टैक्स कम देना पड़ेगा। जब अगले साल टैक्स कम देना पड़ेगा तो टैक्स आज खड़े होके हमें सेव हो रहे फ्यूचर में। इस सेविंग को लायबिलिटी के तौर पे बुक करूं या एसेट के तौर पे? अब एक नाम मैं बोलने लगा हूं, इस 20,000 का नाम इट इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर, इट इज नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर। दिस 20,000 इज डिडक्टेबल इन, जिसको सवाल ने लिखा हुआ था इट विल बी डिडक्टेड व्हेन पेड। डू यू एग्री दैट इट विल बी डिडक्टेड एज पर टैक्स रूल्स व्हेन पेड? तो क्या मैं कह सकता हूं दिस 20,000 विच इज पेएबल एज पर अकाउंटेंट्स विल बी डिडक्टेड व्हेन पेड? बोले 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 जल्दी, क्या इस 20,000 के बारे में कहा जा सकता है ये 20,000 जब पे होगा तब डिडक्ट भी हो जाएगा? तो जब डिडक्ट होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट को कम कर देगा। तो फ्यूचर में टैक्स हमें बचा के दे के जाना है इसने। तो आज लायबल फील करें या एंटाइटल्ड फील करें?
इसलिए 20,000 टैक्सेबल नहीं है, कल टैक्सेबल था, आज क्या है डिडक्टेबल। डिडक्टेबल टेम्पोर, लेकिन टेम्परेरी डिफरेंस है, परमानेंट डिफरेंस नहीं है, टेम्परेरी डिफरेंस है। और इसके बेटे का नाम डीटीएल नहीं है क्योंकि ये एथोपिया से ताल्लुक रखते हैं। इसके बेटे का नाम डेफर्ड टैक्स एसेट है, कल पाकिस्तानी थे, आज ये एथोपियन है। इसके बेटे का नाम, छोटा सा बेटा टिनकुसा, इसके बेटे का नाम आज क्या रखेंगे? सर ये एसेट क्यों बन रहा है भालू? इसलिए एसेट बन, डिडक्ट होके प्रॉफिट कम करेगा और प्रॉफिट कम करके टैक्स से देके जाएगा, तो इसलिए ये डीटीए बन रहा है। बोले नहीं, एट द रेट ऑफ कितना हो गया 8,000। लेकिन थोड़ा थोड़ा हम जो है वो रट्टा भी मारा करेंगे। जब लाइबिलिटी में सीए ग्रेटर आ जाया करेगा टीबी से, तो इसका नाम हम डीटीडी रख दिया करेंगे, बगैर सोचे भी पेपर में ये हो सकता है। लेकिन अभी तो लॉजिक पे चलें, अभी लॉजिक पे चलें। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मैं आपको 4 फार्मूलाज हैं बस इस चैप्टर में। एक फार्मूला कल पढ़ा था सीए और टीबी का, एक फार्मूला आज पढ़ा है। कल पीपीई था, आज पेएबल है। पेएबल में क्या रूल है? इफ सीए इज ग्रेटर देन, ये प्योर रट्टा लगवा रहा हूं आपको, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा। इन पेएबल्स इफ सीए इज ग्रेटर देन इट इज कॉल्ड एज डीटीडी। ये बगैर सोचे रट्टा है और ये 100% चलेगा रट्टा, ठीक है। लेकिन अब लॉजिकली सोचें जरा, 20,000 पेएबल है, कभी ना कभी पे होगा कभी ना कभी पे। जब पे होगा तो टैक्स वाले इसको डिडक्ट करने देंगे, तब टैक्स वाले इसको डिडक्ट करने देंगे। तो इसका नाम फिर क्या रखें? टैक्सेबल डिडक्टेबल, डिडक्टेबल इन फ्यूचर। तो जब डिडक्ट करने देंगे तो फ्यूचर में टैक्स, सेविंग को बुक करें। सेविंग को किस नाम से बुक करें? लायबिलिटी के नाम से, एसेट के नाम से। तो आज एक नया बेटा आपके सामने आया, डेफर्ड टैक्स एसेट वर्ल्ड डेफर्ड डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो जीटीडी के बेटे का नाम जीटीए, कल टीटीडी के बेटे का नाम डीटीएल था। क्लियर? अगला साल चलें, बोलो बोलो बोले। डिफरेंस कितना? 0 0 का कैलकुलेटर के बगैर तुम्हें 0 पे जरा 40% लगाएं, 0। अब डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट ऐसा खूबसूरत सा मुझे बनाना चाहिए कि ये एंट्रीज उससे निखर के बाहर आ जाएं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि 99% बच्चे इधर बैठे हुए सारे के सारे खुद भी डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि डेफर्ड टैक्स का एज ऑन कैरी डाउन ये अवेलेबल्स हैं। तो जरा ट्राई करें डेफर्ड टैक्स एसेट का अकाउंट बनाना। कल किसका अकाउंट बनाया था? लायबिलिटी का। एसेट के कैरी डाउन आपको पता है किस साइड पे आते हैं, शायद आपको अंदाजा हो। तो एसेट का अकाउंट जरा बनाना ट्राई करें, जो अकाउंट कल इधर बनाया था। और वो अकाउंट ऐसे बनाएं कि बाद में ये एंट्रीज आप देखें तो आपके यहां जल्दी कितने लोगों ने बना लिया? वेल डन, 3 लोगों ने बना लिया। असल में बात ये होती है, चीज़ बड़ी आसान सी होती है, आप ऐसे ही तैयार होने में ही आधा मिनट लगा देते हैं। अच्छा, आपने अकाउंट बना लिया, बड़ी अच्छी बात। अकाउंट में बाद में बनाऊंगा। उर्दू का एक फ़िक्रा लिखवाने लगा हूँ आपको। इस वाले 20,000 पे स्टार डाल के सफ़े के टॉप पे उर्दू का एक फ़िक्रा लिख लें। ये 20,000 का पेएबल, ये 20,000 का पेएबल, इस वाले 20,000 पे स्टार डाल के ये 20,000 का पेएबल जब अगले साल, ये 20,000 का पेएबल जब अगले साल, आगे बोलें, पे होगा। गुड। ये 20,000 का पेएबल जब अगले साल पे होगा। आपको पता है टैक्स अथॉरिटीज अलाउ एक्सपेंस व्हेन इट इज पेड।
अच्छा, जब अगले साल पे होगा तो टैक्स वाले इसको डिडक्ट करने देंगे। ये 20,000 का पेबल जब अगले साल पे होगा तो टैक्स वाले इसको डिडक्ट करने देंगे। इसलिए डिफरेंस का नाम डिडक्टेबल इन फ्यूचर या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, जो नाम आपको पसंद है, इसलिए डिफरेंस का नाम डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अच्छा, यहां पॉज होके एक चीज सोचें, जब डिडक्ट होगा अगले साल तो अगले साल के टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, तो टैक्स सेव होगा, तो लायबल फील करें या सेविंग रिकॉर्ड करें? सेविंग रिकॉर्ड करें। तो अगली बात लिखें, डिडक्ट होने से फ्यूचर में टैक्स सेव होगा, डिडक्ट होने से फ्यूचर में टैक्स सेव होगा। इस सेविंग का नाम बता दें, क्या है बेटे का नाम? DTA। इस सेविंग का नाम डेफर्ड टैक्स एसेट। इस सेविंग का नाम डेफर्ड टैक्स एसेट। ये जो बात मैंने आपको कही थी ना, डाइजेस्ट करना चाहिए कल, तो ये वो आज उसी जैसी बात है जो डाइजेस्ट करनी चाहिए। इसको इंग्लिश में भी सुन लें अगर किसी का इंग्लिश में लिखने का प्रोग्राम था। दिस 20,000 पेएबल विल बी पेड इन नेक्स्ट ईयर, सो व्हेन इट विल बी पेड इन नेक्स्ट ईयर इट विल बी डिडक्टेड। तो जब डिडक्ट होगा तो डिडक्ट होने से प्रॉफिट कम होंगे, प्रॉफिट कम होंगे तो टैक्स कम देना पड़ेगा। इसे क्या नाम देंगे? सेविंग का नाम, डेफर्ड टैक्स एसेट। अच्छा, वेरी इजी नाउ यार, ये जब भी आप सवाल शुरू करें ना 31, 12, 21 और 22 का डाटा दिया हो, तो इसका मतलब होता है 31, 12, 20 का कोई डाटा नहीं है। अगर होता तो सवाल देता। तो 31, 12, 20 का कैरी डाउन क्या होगा? 0। 31, 12, 20 का कैरी डाउन क्या होगा? 0। तो 1 जनवरी 21 का ब्रॉड डाउन क्या होगा? अब वो मेरी मर्जी है, मैं यहां लिखूं मेरी मर्जी है, लेकिन मुझे उधर से लग रहा है कि डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट बन रहा है। हालांकि कल की क्लास में मैंने एसेट लायबिलिटी इकट्ठा चलाया करना है, जैसे बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट इकट्ठा चलता था, लेकिन फिलहाल मैं एसेट अकाउंट बना रहा हूं। तो एसेट अकाउंट बनाने में मुझे बताएं, आपको कल बताया था बीडीज कैरी डाउन पहले इस अकाउंट में आते हैं और एक्सपेंस इसमें बैलेंसिंग आता है। ये बात भी भूल गई होगी, मैंने रिवाइज नहीं कराई आज। बीडी सीडी इस अकाउंट में पहले आते हैं और एक्सपेंस बैलेंसिंग आता है। पहले बीडी सीडी पूरे कर लें। अच्छा जी, 1 जनवरी एसेट अकाउंट है ना, इसलिए इधर से शुरू कर रहा हूं। 1 जनवरी 21 बीडी 0। 31, 12, 21 यहां से चाती मारें। 31, 12, 21 कैरी डाउन 8,000। अभी आगे ना चलें, अभी इस सीडी को क्या बनाएं? बीडी। 1 जनवरी 22 बीडी 8,000 और 31, 12, 22 सीडी 0। वो जो सेविंग थी असल में वो सेव हो गई है ना। अब कौन सी सेविंग पड़ी रहने दें? आप बैलेंस शीट में सेविंग पड़ी रहने की कोई तुक नहीं है। अब जो एंट्रीज निकलेंगी बाहर वो 100% यही दो होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं ब्लू मार्कर पकड़ूंगा और एक्सपेंस को क्या निकालूंगा? बैलेंसिंग। जी, एक्सपेंस इधर आ रहा है, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। ये अकाउंट एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी। कितना? फिलहाल एंट्री क्या बनी? DTA डेबिट। जैसे ये अकाउंट होता है ना डेटर, और इधर 10 रुपए की सेल आती है, तो आप बोलते हैं डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। DTA डेबिट DTE क्रेडिट। असल में खर्चा इसलिए उलट रहा है कि ज्यादा खर्चा इसमें 8,000 पड़ा हुआ है, तो खर्चा इसलिए उल्टाना पड़ रहा है। तो DTA डेबिट DTE क्रेडिट। इधर बैलेंसिंग देखें, इधर आ रहा है जी, बोलें। DTA क्रेडिट DTA क्रेडिट DTE डेबिट DTE डेबिट DTA क्रेडिट। तो ये एंट्रीज हमारी वर्किंग नंबर 5 से आई हैं। ये जिस तरह मैंने पहले बनाई थी उस तरह मुनासिब नहीं है, ये आसान तरीका है इसका, और तरीका भी हम यही फॉलो किया करेंगे। चलें ठीक है, 2-3 मिनट टाइम ज़ाया करें, नोट बना दें। तो कुछ भी नहीं है तो याद होगा शायद, फॉर्मेट में आपको खोल देता हूँ अगर भूला हुआ है।
यार वो मुझे रेड मार्कर से 4 जरा फिगर्स बता दें, रेड मार्कर से 4 फिगर्स बता दें जिनकी एंट्रीज होनी है। एंट्री बताएं 48,000 की, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेबल। इस 60,000 की एंट्री बताएं, डेफर टैक्स एसेट डेबिट, डेफर टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। इस 32,000 की एंट्री बताएं, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेबल क्रेडिट। इस 60,000 की एंट्री बताएं, डेफर टैक्स एसेट क्रेडिट, डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट। तो मैंने बताया था पूरे डेटे में से बस ये 4 फिगर्स आप ढूंढा करेंगे और ये 4 एंट्रीज आप कर दिया करेंगे अगर 2 साल का सवाल है। अगर 1 साल का सवाल होता तो फिर 2 एंट्रीज होनी। ओके यार कैमरा इधर कर दो, ये फॉर्मेट है नोट का। जी 21 का सीटी, 22 का सीटी, थोड़ा सा मैं ऊपर करके लिख रहा हूँ जरा वो बड़ा बड़ा करके। 21 का डीटी पता नहीं खर्चा है या खर्चा उलट रहा है, मैं जरा चेक कर रहा हूँ। 21 का डीटी खर्चा बढ़ रहा है 48 से, खर्चा कम हो रहा है 8 से, खर्चा कम हो रहा है तो खुशी है पॉजिटिव साइन के साथ। कितना आ गया 8,000। तो नोट वही P&L से ही तकरीबन निकल आता है सारा 8,000। 22 में जाके देखते हैं डीटी का क्या स्टेटस है। खर्चा डेबिट, तो खर्चा रिकॉर्ड करना है, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, खर्चा रिकॉर्ड करना है। कितना 8,000। टोटल नेगेटिव 40,000, टोटल नेगेटिव 40,000। बल्कि इस तरह नहीं, डब्बे में नहीं डालना इसको, आपने क्योंकि क्लोज कर देना इसको, ये डबल अंडरलाइन। अच्छा जी, अब प्रॉफिट्स बताएं दोनों सालों के। 1 लाख, सीट बेल्ट, टैक्स रेट 40%। इधर आना, इधर आना, इन दोनों को छुपा दो, इन दोनों को ऐसे करके छुपा दो, नजर ना आए। और ऐसे खड़े होके कुछ भी छुपे ना, इधर आ जाओ ना फिर। अच्छा अच्छा जी, अब 1 लाख पे 40% लगाएं कैलकुलेटर पे, कमाल कर दिया आपने। और 1 लाख पे 40% लगाएं कैलकुलेटर पे, 40,000 आ गया, डन। अच्छा अब जो चीज नजर आ रही है उसे देखें जरा, 40,000, ठीक है बैठ जाओ, और 40,000 चाती मारी तो यही भालू बाहर आया, तो इसका मतलब है रिकॉन्सिलेशन क्या कर गई है, मैच कर गई है। लेकिन क्लास के बाद ये ना कहिएगा बैलेंस बनाई है हमने, कुछ ज़्यादा ऐसे भी होते हैं इस टॉपिक में भी बैलेंस हो भाई, ये बैलेंस शीट नहीं है, ये नोट है जो टैली कर रहा है। यूजर्स क्या चाहते थे, लाख पे 40% टैक्स बने, और शुक्र है हमारा लाख पे बन भी कितना रहा है 40,000। अगर ये डेफर टैक्स वाली वैरायटी ना मारते और ये फिगरें इधर ना डालते तो क्या ये 40,000 आ जाना था? तो इसका मतलब ये फिगरें डाल के 40,000 आया ना।
ओके, अब वो पेज नंबर 538 निकाल लें। लॉजिक भी हमने डिस्कस कर लिया है, एज ए रूल भी इसको समझ लेते हैं। कल रूल नंबर 1 पढ़ा था, 539। आज कौन सा रूल पढ़ा है? 2, 3 या 4? 2। खुदा का खौफ करें भालू, एसेट है 2 में लिखा हुआ, 3 पढ़े। तो लाइबिलिटी कितनी थी? 20,000। उसकी टीबी कितनी थी? 0। ये 20,000 फ्यूचर में क्या होगा? डिडक्ट होगा। तो इस 20,000 का नाम क्या रखा था? और इसके बेटे का नाम डेफर्ड टैक्स एसेट। तो कल हमने पहला गोल्डन रूल सीखा था, आज हमने तीसरा गोल्डन रूल सीखा। अब ये 2 रूल्स जरा मुझे बता दें, 2 रूल्स जरा मुझे बता दें। हाँ, 2 ही। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ, अभी मैं प्योर रट्टे की बात कर रहा हूं, कोई लॉजिक नहीं समझा रहा। तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और टैक्सेबल का मतलब टैक्स देने के लिए लायबल फील करें। अच्छा, ये फिगर ना रेट लगे बगैर होती है और ये फिगर रेट लग के होती है, कुछ ने देखा नहीं। ये फिगर रेट लगे बगैर होती है और ये फिगर रेट लग के होती है। और आज रूल नंबर 3 पढ़ा, क्या? इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लाया is greater than tax base of laya, then this 20,000 is deductible temporary difference which will पैदा करेगा deferred tax asset, जो deferred tax asset पैदा करेगा। लेकिन इस रट्टे पे हमेशा नहीं चलना, इंशाल्लाह हर सवाल जो आया करेगा उसमें हम सोचा करेंगे पहले बात को, फिर उसके बाद डिसाइड किया करेंगे। वो क्यों नोट करना है, वो तो यही है ना, ये जो रूल्स है। अच्छा, मैंने कल बैलेंस शीट नहीं बनवाई थी, आज मैं आपको बैलेंस शीट भी बताता हूँ भाई, थोड़ी हिम्मत करें। अगर रात को किस टाइम सोए थे? 11 बजे। और सुबह उठे किस टाइम? फजर टाइम। और फिर उसके बाद किस टाइम सोए? उसके बाद सोए नहीं। दोपहर को कितने बजे सोए थे कल? क्या? अच्छा, ओके। अच्छा, पहली बात हमने ये सीखी है, पेएबल का कोई अकाउंट टैक्स में एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ IFRS रूल्स के मुताबिक अकाउंट बनना है। अच्छा, मुझे अब ये बता दें कि बैलेंस शीट में क्या जाएगा। बैलेंस शीट में ना नॉन करंट एसेट्स में जाया करेगा डेफर्ड टैक्स एसेट। बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में जाएगा डेफर्ड टैक्स एसेट। अब आप मेरे से सवाल पूछेंगे, सर करंट एसेट्स में डाल दें इसको, क्योंकि 8,000 जो भी चीज़ है सेविंग है वो अगले साल सेव तो हो जानी है, तो आप करंट एसेट्स में डाल दें। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने इसको नॉन करंट एसेट्स में डालना है। इसकी वजह इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अभी 22 हो गया और 21 हो गया। बता दें ये डेफर्ड टैक्स एसेट कितना है? ये वाला भालू, ये वाला उठाना है। ये कैरी डाउन 8,000 और इधर कैरी डाउन 0। 8,000 और 0। ये बैलेंस शीट है जो कल हमने बनाई नहीं थी, आज हमने बना लिया। आज हमने P&L भी बना लिया, बैलेंस शीट भी बना लिया, नोट भी बना लिया, जनरल एंट्रीज भी कर ली हैं, वर्किंग्स भी कर ली हैं। अब हमारी डिस्कशन होने लगी है, उधर ही रखो अभी कैमरा, कि नॉन करंट में को डाला जा रहा है, करंट में क्यों नहीं डाला जा रहा। तो एनुअल रिपोर्ट 2019 पेएबल ग्रेचुटी का, हाँ ग्रेचुटी का पेएबल आने आए, वो समय इस वक्त मेरा वो कंसर्न नहीं, मैं IAS 12 के एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूं, वो बात आपकी सही है। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी पेएबल आएगा बिल्कुल। अच्छा यार, ये देखें पैकेजेस, बैलेंस शीट, नॉन करंट लायबिलिटीज में कुछ ढूंढें। डेफर्ड टैक्स
लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज में नजर आ रहा है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा, एक कीनिया की भी थी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऊपर नीचे, P&L बैलेंस शीट कब मिला है कोई? डेफर्ड इनकम टैक्स, इसको DTL लिखना चाहिए था वैसे। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कितना आ रहा है जी? जो भी आ रहा है कहां नजर आ रहा है? नॉन करंट लाइबिलिटीज में। तो भाई ये जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमेशा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हो या एसेट हो, उसमें कहां शो किया करेंगी? नॉन करंट में। रीजन इसकी पता है क्या है? इसका करंट नॉन करंट अलग अलग टूट सकता है कि कितना डिफरेंस अगले साल में हमारे और टैक्स वालों में खत्म हो जाने, कितना डिफरेंस अगले सालों के बाद खत्म होना है। लेकिन अकाउंटेंट्स ने कहा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कैलकुलेशन, जो कि बड़ी टफ हो जाएगी कैलकुलेशन, इसलिए अकाउंटेंट्स ने यहां हाथ खड़े कर दिए हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिख दिया डेफर्ड टैक्स चाहे लाइबिलिटी हो चाहे एसेट हो, बस आप आंखें बंद करके कहां शो कर दिया करो? नॉन करंट में। ज्यूम कर लिया करो हमारे और टैक्स वालों में फर्क अगले साल खत्म नहीं होगा, पता नहीं हमारे और टैक्स वालों में फर्क अगले कितने सालों बाद खत्म होगा, बस इसको हमेशा नॉन करंट में डाल दिया करो। तो ये स्टैंडर्ड के अंदर सबसे आसान बात है कि हमें करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी लिख लें, हमेशा बैलेंस शीट में नॉन करंट में आया करेंगे। और ऐसा नहीं होगा एक ऑर्गेनाइजेशन का डेफर्ड टैक्स एसेट भी हो लायबिलिटी भी हो, या लायबिलिटी होगा या एसेट होगा। हाँ, एक साल एसेट हो दूसरे साल लाइबिलिटी हो, वो हो सकता है। जैसे पहले साल बैंक हो और अगले साल बैंक ओवरड्राफ्ट हो, बिल्कुल हो सकता है। बजा फरमाया आपने, पहली बात अच्छी की यार। ऐसे फिक्रा बोला करें जिससे मोहब्बतें बढ़ें। रिजवान, मैं मिटाऊं या आप मिटाओगे? जी ये लें। ओके, डेटर और प्रोविजन का अकाउंट FAR 1 वाला किसी को बनाना आता है तो हाथ खड़ा कर दें। आ जाए फिर इधर समझाएं जरा, डेटर अकाउंट में प्रोविजन कहाँ आती है, राइट ऑफ किधर आता है और खर्चा किधर आता है? FAR 1 बुक का एक पेज है जिस पे चीज़ें सारी बनी हुई हैं, लेकिन मैं आपको समझाने लगा हूँ और प्लीज़ दिमाग खोल के ये रिवीजन करनी है, कहीं ऐसा ना हो मसला हो जाए। जिना हॉस्पिटल भी दूर है यहाँ से। डेटर हमारे बिजनेस का पहला साल है, मैं इस दफ़ा बताऊंगा, अभी तो देखें फिर दिमाग की गाड़ियाँ चलनी नहीं है। ब्रॉड डाउन 0। इस साल हमने 7 बिस्किट 10 रुपए वाले बेचे। डेटा डेबिट सेल क्रेडिट, कोई पैसे देके नहीं गया, कोई पैसे देके नहीं गया। व्हाट इज कैरी डाउन? 70। हेड्स डाउन नहीं करने, मजे की रिवीजन है। अच्छा नेक्स्ट, हम साथ वाले दुकानदार को कोनी मारेंगे अपनी दुकान में बैठे बैठे। हमारी कोनी का लेवल चेक करें। साथ वाले के दुकानदार को कोनी मारेंगे, यार ये इस मार्केट में मैं नया आया हूँ, वो कहेगा हाँ मुझे पता लग रहा है तुम नया आया है, इस मार्केट में मैं नया आया हूँ, तो सारे उधार पे इधर चलते हैं। उन्होंने कहा हाँ ये मल्ले वाले ऐसे ही हैं, ये उधार पे ले जाएंगे और अगले साल तनख्वाह आएगी तो फिर आपको पैसे देंगे। तो अब आपने कहा यार इसमें से कोई भागते भूगते भी हैं? उन्होंने कहा इसका एक रेट है पूरा, वो मैं बताता हूँ। इसका ना 10% रेट है, 10% इंशाल्लाह तुम्हें हैंड करा के चले जाएंगे और तुम सोचते रहोगे।
70 इंटू 10%, कितना हो गया? ये अकाउंट भी ऐसा है भालू कि इसमें बीडी सीडी पहले निकलता है, खर्चा बाद में आता है। ये सीडी आ गया, बीडी 0, तो जब बाप 0 तो बेटा 0, तो जब बाप 70 तो बेटा 7 7। अच्छा जी, अब बोलें ये डीटीएल टाइप अकाउंट समझ लें या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट समझ लें। अब बोलें खर्चा बुक करूं या खर्चे की बजाय इनकम बुक करूं, क्या फील हो रहा है आपको? खर्चा बुक करूं, खर्चा बुक करूं। और मैंने आपको अक्सर बता दिया है अकाउंट्स में ना, इधर खर्चे और लॉसेस आते हैं और इधर इनकम्स आती हैं। एक दिन पहले भी बताया था मैंने आपको। तो खर्चे वाली साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है। खर्चा कितना बुक करूं? 7 रुपए का। बैलेंसिंग निकालूं? जी बिल्कुल, बैलेंसिंग निकालूं। ये अकाउंट भी उसी तरह है जैसे डीटी अभी बैलेंसिंग आ रहा था ना, तो इधर भी बैलेंसिंग आएगा। बैलेंसिंग बोलें 7। इस बैलेंसिंग का नाम मुझे नहीं पता आपको टीचर क्या लिखवाते थे। इस बैलेंसिंग का जो नाम मैं आज लिखवा रहा हूं, आपने पूरी FR2 में उसी नाम को चलाना है। इस बैलेंसिंग का नाम FR2 की किताब में आई कैप ने रखा हुआ है बैड डेट एक्सपेंस, क्योंकि ये P&L में जाता है, इसलिए इसको खर्चा कहते हैं, इसको खर्चा कहते हैं, बैड डेट एक्सपेंस। तो बैलेंस शीट बता दें। 2011 में बाद में करवाऊंगा, 2010 बैलेंस शीट। डेटर ग्रॉस कितने हैं? 70। प्रोविजन का कैरी डाउन, डेटर का कैरी डाउन, प्रोविजन का कैरी डाउन 7 लेस प्रोविजन। डेटर कितने पे आएंगे? इसे नेट डेटर कहते हैं, ग्रॉस डेटर, नेट डेटर। और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट ये नहीं है कि कोई लायबिलिटी अनसर्टेन टाइमिंग की और अमाउंट की, ये डेटर का ऑपोजिट अकाउंट है। बल्कि प्रोविजन फॉर डेट को ना एसेट अकाउंट कहा जाता है ना लायबिलिटी अकाउंट कहा जाता है, इसे कहते हैं कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, एसेट का पुट्ठा अकाउंट, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। ये नाम कितने लोगों को पता था? कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट कहते हैं इसे। ओके, नेक्स्ट अब क्या हम बनाएंगे? P&L 2010 2011। और खर्चों में क्या आएगा? बैड डेट एक्सपेंस बोलें 7 का। ये बैड डेट एक्सपेंस आ रहा होगा 7 का। डन। ओके, नाउ विल मूव टुवर्ड्स 2011 और हम देखते हैं कि लोगों ने कैसे बिहेव किया हमारे साथ। 7 रुपए लेके भागे या 6 लेके भागे या 8 लेके भागे। अब हम देखते हैं कम लेके भागे, उतने ही लेके भागे या ज्यादा लेके भागे, लेकिन भगाएंगे हम जरूर। अगला साल, अगले साल का डेटा पहले आपके सामने पुट करूं या पहले CD को BD बनाऊं? CD को BD बनाऊं। CD को BD बनाएं 70। कौन सा साल? 2011। CD को BD बनाएं 7। अब अगले साल का डेटा, अगले साल का डेटा। अगले साल की ये हकीकत है कि आपके अब्बू ने कहा बेटा दुकान बंद करो। सेल 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 0। सिर्फ दुकान क्यों खुली हुई है? सिर्फ दुकान क्यों खुली हुई है? पैसे आए, पैसे आए। सिर्फ दुकान क्यों खुली हुई है? पैसे आए। लोग दुकान पे आते हैं, पूछते हैं बिस्किट किधर? आप कहते हो पहले पुराने पैसे दो, तो बिस्किट मौजूद ही नहीं दुकान के ऊपर। अब सिर्फ क्या होंगे? आपको पैसे आएंगे, दुकान खोल के बैठेंगे, मक्खियां मारेंगे, अनलेस कि आपको पैसे आ जाएं। कितने पैसे आए? 60 रुपए आए। अब आपने अकाउंट्स मुझे दोनों पूरे करवाने हैं। कितने पैसे आए? 60। आपने कहा बैठने का कोई फायदा नहीं है, उठ गए आप और आपने कहा बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ। इसमें आपको पता है कि रशीद, कामरान और अंजुम ये 3 बंदे हैं। 2 बंदे 4-4 रुपए लेके भागे हैं, 1 बंदा 2 रुपए लेके भागे। इसमें अब आपको बंदों के नाम भी पता है। तो ये अंदाजा है या ये एक्चुअल फिगर है? ये एक्चुअल फिगर है। इसको क्या कहते हैं? बैड डेट रिटर्न ऑफ। बैड डेट, इसकी डबल एंट्री होती है, इसकी डबल एंट्री होती है, इसकी डबल एंट्री होती है। बैड डेट रिटर्न ऑफ 10, ये आपको नजर आता है। असल में इसकी डबल एंट्री वैसे तो काफ़ी डिटेल में होती है, वो फिर काफ़ी लंबी एंट्री हो जाती है। वो होती है कि एक अकाउंट खोलते हैं आप, बैड डेट रिटर्न ऑफ,
बेटर रिटर्न ऑफ एक अकाउंट खोलते हैं, डेटर क्रेडिट, डेटर क्रेडिट, बेटर रिटर्न ऑफ डेबिट। लेकिन इस खर्चे को आप डायरेक्ट P&L में नहीं लेके जाते, ये जगह खर्चों के लिए है, इस खर्चे को डायरेक्ट P&L में नहीं लेके जाते, आप इस खर्चे को प्रोविजन से मैच करते हैं। इसलिए यहां से उठा के इसको प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन डेट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, सो प्लीज ट्राई टू लीव इट। इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। कितना खर्चा हुआ, कितना अंदाजा था, तो मैच कर लें बस, आसान सी बात। बैड डेट रिटर्न ऑफ, मुझे पता है कि असूली तौर पे मुझे यहाँ प्रोविजन का लफ्ज़ लिखना चाहिए अगर अकाउंटिंग के डेबिट राइट पे चलें, और यहाँ मुझे डेटर का लफ्ज़ लिखना चाहिए, लेकिन मैं अभी कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ। तो ये 10 रुपये की ये डबल एंट्री आपके सामने होगी, ये 10 रुपये की डबल एंट्री होगी। आप बता दें कितने लेके भागने का डर था, कितने भागे 10, कितने और भाग गए या नहीं भागे, और भाग गए, कितने 3 को किधर, अच्छा 1 मिनट पहले कैरी डाउन बता दें, क्योंकि अब मुझे कंफर्म हो गया ये लोग नहीं आ रहे। कैरी डाउन 0, कैरी डाउन 0 का 10%, 0, क्योंकि बाप 0, तो कैरी डाउन 0, तो ये भी 0। अब आप मुझे बता दें बैलेंसिंग फिगर अगेन वही आ जाएगी, बैड डेट एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर, लेकिन सेम नहीं आएगी, फिगर चेंज आएगी। बैड डेट एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस बैलेंसिंग P&L में जाएगा, कितना 3। तो ये इस अकाउंट से क्यों रूट कराया एक्चुअल भागने को, क्योंकि अंदाजा भी इस अकाउंट में डाला हुआ था, तो बेहतर है कि एक्चुअल भागना भी इस अकाउंट में डालें ताकि अंदाजे की चेंज आपको यहां पे शो हो जाए। और भाईजान इसको IAS 8 में कहते हैं चेंज इन अंदाजा, चेंज इन एस्टीमेट। हालांकि IAS 8 में एक कॉन्सेप्ट था प्रायर ईयर एरर का, वो ये होता था कि अगर आपको पता चल गया कि 3 और भाग गए तो पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेंज करो। लेकिन ये जो प्रोविजन का अकाउंट है इसमें एरर नहीं होती, ये हमारा अंदाजा ही होता है, और अंदाजा अगर बदल जाए तो उसे प्रोस्पेक्टिवली डील करते हैं। प्रोस्पेक्टिवली डील करने का मतलब ये होता है कि जिस साल के डेटर भागे हैं उस साल में गलती सही करने की जरूरत नहीं, अब जिस साल भागे खैर है उसी साल खर्चा बुक कर दो। तो इसे प्रोस्पेक्टिवली डील किया या रिट्रोस्पेक्टिवली। इसकी सेल तो मुझे पता है कि इधर बुक हुई हुई है 70 की, सेल तो 70 की पिछले साल बुक हुई भी है, खैर है 3 का खर्चा इस साल बुक कर दो, कोई मसला नहीं। आप बता दें अगले साल सेल तो मेरी हुई नहीं, लेकिन खर्चा कितना आ गया 3 का। सो इट वाज अ स्टोरी ऑफ बैड डेट। तो पेज नंबर किताब का कौन से 545 के एंड पे देख लें, 545 के एंड पे देख लें। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो नोट कर रहे हैं, क्योंकि P&L बैलेंस शीट तो बुक में नहीं बना हुआ, बुक में सिर्फ टी अकाउंट बना हुआ है, और बुक में अनलकीली पहले सफ़े पे 2010 का बना हुआ है और अगले सफ़े पे 2011 का बना हुआ है, और बुक में इस तरह बैलेंसिंग वगैरह और इस तरह की चीज़ें भी शायद पता नहीं वाज़े तौर पे लिखी हुई या नहीं लिखी हुई। अच्छा ये ना जो अकाउंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप इसी तरीके पे आप रहें। और अब मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगा कि अगर वो बंदा कम या ज़्यादा पैसे लेके भागता तो क्या करते। पहले यहाँ तक नोट कर लें। अच्छा आपसे अब कोई बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री पूछे और बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री पूछे तो इसका डबल इम्पैक्ट देख लें। इधर देखें, बैड डेट एक्सपेंस इस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे नजर आता है और P&L की डेबिट साइड पे नजर आता है, ये P&L के मुंह पे नजर आता है। ये 3 रुपए की डबल एंट्री है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, ये 3 रुपए की डबल एंट्री है।
और ये 10 रुपए की डबल एंट्री है, 3 रुपए की डबल एंट्री, 10 रुपए की डबल एंट्री, ये 7 रुपए। तो ये जो खर्चा है ना क्रेडिट साइड पे प्रोविजन अकाउंट की नजर आएगा और P&L के मुंह पे नजर आएगा, लेकिन ये जो रिटर्न ऑफ है P&L के मुंह पे नहीं जाएगा। ये डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे नजर आएगा और प्रोविजन अकाउंट की। और लॉजिक इसलिए आसान है कि 7 का अंदाजा लगाया था, 10 लेके भाग गए, तो 3 का और खर्चा बुक कर लें। अच्छा, व्हाट वुड बी द बैड डेट रिटर्न ऑफ अगर वट वुड बी द बैड डेट रिटर्न ऑफ अगर हम खुशकिस्मतों को 69 मिल जाते। अगर 69 रुपीज मिल जाते तो बैड रिटर्न ऑफ कितना होता? 1। अंडा उड़ा दूं? मैच हो गया अकाउंट? अंडा उड़ा दूं? ये कैरी डाउन 0 का 10% इधर हो गया। खर्चा बुक करना है या खुशी हुई है? इसका नाम बैड डेट एक्सपेंस रखें, आपकी मर्जी है। कुछ लोग इसका नाम रिवर्सल ऑफ प्रोविजन रखते हैं, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, जो मर्जी है यार। इसको अदर इनकम में डाल दीजिएगा, इसको बस अदर इनकम में डाल दीजिएगा। अदर इनकम आपको खुशी होगी कितने की? 6 की खुशी होगी, तो इस खुशी में बुक कर दीजिएगा। इसका असली नाम वैसे अदर इनकम में होता है। अदर इनकम में डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम। तो अदर इनकम में अगर कभी ये नज़र आए तो नज़र आता है रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, अदर इनकम। फिर आप 6 को इस तरह बुक कर लें। वो भाई किधर हैं जो इधर बैठते हैं? ले आओ भाई कैमरा इधर। अच्छा भाई, ये जरा रिवाइज कर लें थोड़ा सा। लीज में इंटरेस्ट रेट कल का रिवाइज किया था, आईडीसी। लीज में जरा इंटरेस्ट रेट रिवाइज कर लें। लेसर के सवाल सिंपल लेसर के सवाल में कौन सा रेट यूज करना है? इम्प्लिसिट रेट। लेसी के सवाल में मैं तस्वीर खींचने दूंगा, विल यूज लेसर, लेकिन अगर ये रेट पता तो फिर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर के सवाल में हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट। और तो पता ये चला कि इन दोनों सवालों में अगर मार्केट रेट देगा तो इग्नोर कर देंगे, परेशान करने के लिए दे सकते हैं मार्केट रेट, तो वो तो इग्नोर कर देंगे। तो हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट और मार्केट रेट। अगर कभी सवाल में रेंटल मिसिंग है या इंटरेस्ट रेट मिसिंग है तो जो मर्जी सवाल हो, फॉर्मूला किसका लगाना है? लेसर का। मिसिंग रेंटल, इफ देर आर मिसिंग, if these are missing in question of lessee, or you will use following formula of lesser। फॉर्मूला क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरबी। लेकिन एक बात आपको मैंने बताई थी, पता नहीं वो यहां लिखी हुई या नहीं लिखी हुई, वो ये बताई थी कि डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर की आईडीसी 0 होती है, क्योंकि वो एक्सपेंस में चली जाती है ना, कल पढ़ा था। डीलर लेसर मैन्युफैक्चरर जो फाइनेंस लीज होता है उसमें आईडीसी की क्या होती है? 0 होती है फाइनेंस लीज में। क्यों, कहाँ चली जाती है? एक्सपेंस में चली जाती है। इसलिए अगर कभी डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर के सवाल में आपको रेंटल मिसिंग हो तो फिर आईडीसी क्या लेंगे? 0 लेंगे। तो ये थोड़ा सा, अगर गिवन भी हो तो 0 लेंगे, क्योंकि उसकी जो आईडीसी होती है वो एसेट का पार्ट बनती है या एक्सपेंस में चली जाती है। ये थोड़ा सा आपको ज़रा फिक्रमंद किया है, इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसके ऊपर तकरीबन मेरे 2 सवाल अभी और रहते हैं जो मैंने क्लास के अंदर करवाने हैं, लेकिन बस ये बात ध्यान में रख लें, जब भी मिसिंग रेंटल हो किसका फार्मूला लगेगा?
लेसर का फॉर्मूला बता दें, फेयर वैल्यू प्लस इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजी। चलें ठीक है, ओवर। होमवर्क कोई नहीं है, एथिक्स याद करें।